Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 29th of August 2022. तो गाइज आज है तारीख 29 अगस्त 2022 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है हॉर्न ऑफ अफ्रीका को। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है तो अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो INS अस्त्रधारिणी से रिलेटेड है। पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ INS अस्त्रधारिणी, या फिर डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं INS अस्त्रधारिणी क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बोलता है एम्फीबियस वॉरफेयर शिप, ऑप्शन बी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, ऑप्शन सी टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल, या फिर ऑप्शन डी न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और आते हैं सबसे पहले पेज नंबर 1 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो पेज नंबर 1 पर सबसे पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आता है ये वाला। इस वाले आर्टिकल को आप लोग GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी से रिलेट कर पाओगे। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है पहले हम लोग इसको समझते हैं। देखो बात की जा रही है डेटा प्रोटेक्शन बिल लाइकली इन बजट सेशन। अगले साल बजट सेशन होगा और अगले साल बजट सेशन में सरकार हमारी प्लानिंग ये कर रही है कि एक नया डेटा बिल को लेकर आया जाए। बेसिकली डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर आया जाए, एक रिफ्रेश डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर आया जाए। ये हमारे इस आर्टिकल के अंदर बताया जाता है। ये बात खुद जो हमारे IT मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। अब इसका बैकग्राउंड पहले समझना होगा, क्योंकि आधे लोगों के सर के ऊपर से ये बात निकल गई होगी जिनको इसका बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो बैकग्राउंड पहले समझते हैं। देखो हुआ क्या है ना, हाल ही में हमने क्या किया, जो डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 वाला था इस बिल को विड्रॉ कर लिया। यानी कि डेटा प्रोटेक्शन के लिए जो ऑलरेडी 2019 में ये जो बिल लेकर आया गया था वो बेसिकली रिसेंटली विड्रॉ कर लिया गया, वापस ले लिया गया। अब इस प्रकार से कोई भी हमारे पास में बिल नहीं है। अब जब हम लोगों ने इस वाले बिल को हाल ही में वापस लिया है तो बोला ये था कि हम लोग एक नए फ्रेश बिल के साथ में आएंगे। तो वही जो एक फ्रेश बिल है ना वो अगले साल आएगा जब बजट सेशन होगा। तो अगले साल बजट सेशन के अंदर ये एक नए फ्रेश बिल के बारे में कंसल्टेशन होने वाला है, चर्चा होने वाली है। सरकार प्लानिंग कर रही है कि हम लोग एक जो नया बिल है वो अगले साल बजट सेशन के अंदर लेकर आएँ। सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया, आर्टिकल समझ में आ गया, करंट इशू क्या है इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं इसके बैकग्राउंड के ऊपर, क्योंकि यहीं तक करंट इश्यूज़ में इतनी ही बात लिखी हुई है। बैकग्राउंड पढ़ना है जो कि एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है, वो ये है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल आखिरकार क्या है। ठीक है ना, डेफिनेटली मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ में आपको रीजंस भी तो पता होना चाहिए कि इस बिल को जब विड्रॉ किया गया इसके पीछे के कारण क्या थे, क्यों इसको वापस लिया गया, क्यों हम लोग नया बिल तैयार कर रहे हैं, इसके पीछे कई सारे कारण होंगे। अब वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे ये डेटा प्रोटेक्शन बिल है क्या। बेसिकली अगर हम लोग इसको डिटेल से बोलें तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ये 2019 का बिल था, क्योंकि इस बिल को लाया ही गया था हमारे पार्लियामेंट में 11 दिसंबर 2019 में। जैसा इसके नाम से पता चलता है कि जो आपका पर्सनल डेटा है ना उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए इस बिल को लेकर आया गया था, ताकि आपका पर्सनल जो डेटा है वो कहीं पर लीक ना हो सके, आपके पर्सनल डेटा की वजह से आपको कोई नुकसान ना हो जाए। इसकी वजह से इस पर्टिकुलर बिल को लेकर आए।
और इस बिल ने यहाँ पर मांग ये की थी कि हम लोग क्या करेंगे, एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को बनाएंगे अपने देश में, और वो जो अथॉरिटी, वो जो बॉडी होगी ना, वो लोगों के प्राइवेसी को मेंटेन करेगी, लोगों का जो यहाँ पर डेटा होगा उसको बेसिकली यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। ये बात थी। अब इतना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है डेटा के ऊपर। डेटा आखिरकार क्या है? क्या इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है डेटा का? बिल्कुल सही बात है। देखो, जो डेटा है ना, ये अपने आप में इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। अब डेटा ऐसा नहीं है कि कोई एक ही डेटा हो सकता है, इन्फॉर्मेशन हो सकती है, इन्फॉर्मेशन बहुत प्रकार की हो सकती है। तो डेटा आपको अलग अलग प्रकार का देखने को मिलता है। आज के टाइम पर आप लोग देखोगे कि बहुत ज़्यादा ज़माना जो है वो ऑनलाइन का हो चुका है ना। ऑनलाइन वे में लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स नज़र आती हैं, वहाँ पर हम लोग अपना डायरेक्टली डेटा डाल देते हैं। तो वो जो बहुत सारा डेटा है ना, वो आज के टाइम पर बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो कंट्रोल करती हुई नज़र आ रही हैं। तो उसी डेटा को प्रोटेक्शन देने के लिए इस बिल को लाया जा रहा था, लेकिन लास्ट टाइम पे इसको वापस कर लिया गया। अब इस बिल के अंदर और क्या बोला गया था? BN श्री कृष्णा जो कमेटी है ना, उसने यहाँ पर यह बोला कि जो भी पर्सनल डेटा होता है इंडिया के अंदर, जो भी ये जो बाहर की कंपनीज़ जो है ना, ये पर्सनल डेटा इंडिया के अंदर जो जनरेट कर रही हैं, वो पर्सनल डेटा इंडिया से बाहर भी जा रहा था। तो उस पर्सनल डेटा को हम लोग क्या करेंगे, इंडिया से बाहर नहीं जाने देंगे। जो वो डेटा है वो इंडिया के अंदर रहेगा, इंडिया के बाउंड्रीज़ के अंदर में रहेगा। ये बेसिकली बात करता था पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, कि जो आपका डेटा है वो इंडिया से बाहर ना जाए, ये इंडिया के अंदर सुरक्षित रहे। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, वो डेटा स्टोर करके इंडिया से बाहर ले जाती हैं। अब इसी बिल के अंदर क्या किया गया, डेटा को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया। डेटा जो है ना वो अलग अलग प्रकार से हो सकता है। पर्सनल डेटा हो सकता है, सेंसिटिव पर्सनल डेटा हो सकता है, क्रिटिकल पर्सनल डेटा हो सकता है। अब ये होते क्या हैं, आओ इसको डिस्कस करते हैं। पर्सनल डेटा यानी कि आपका, मेरा या फिर कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, उसका जो नाम हो गया, एड्रेस हो गया, जो कुछ यहाँ पर पर्सनली यहाँ पे डेटा होल्ड किया जाता है उन व्यक्तियों के थ्रू, वो बेसिकली पर्सनल डेटा की कैटेगरी में आता है। अब जो दूसरा होता है वो है सेंसिटिव पर्सनल डेटा, यानी कुछ इस प्रकार से डेटा होता है जैसे कि इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, हेल्थ हो गया, सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो गया, ट्रांसजेंडर स्टेटस क्या है, कास्ट, रिलीजियस बिलीफ, ये सारी चीज़ें हो गई। ये सेंसिटिव पर्सनल डेटा होता है। फिर आता है एक क्रिटिकल पर्सनल डेटा। क्रिटिकल पर्सनल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे देश के लिए, जैसे हमारे देश का मिलिट्री का डेटा, नेशनल सिक्योरिटी डेटा। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है जिसको हम लोग क्रिटिकल पर्सनल डेटा के नाम से जानते हैं। तो ये जो बिल लेकर आया जा रहा था, इस बिल का मेजर मकसद यही था कि जो डेटा है इसको हम लोग इंडिया से बाहर ट्रांसफ़र ना होने दें, इंडिया से बाहर ना जाए, ये इंडिया के अंदर ही रहे, इंडिया के अंदर इसकी कॉपी जो है वो बिल्कुल तैयार रहे। ये यहाँ पर फोकस रखा जा रहा था, क्योंकि ये जो डेटा है ये अगर बाहर जाता है तो इससे डेटा सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी सारे इश्यूज़ भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया कि अगर बाहर जाना भी है, मान लो यहाँ पर सपोज़ बाहर भेजना है डेटा को किस रीज़न की वजह से, तो उसके लिए पहले क्या है, कंसेंट लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा अलग अलग बॉडीज़ से। फॉर एग्जांपल मान लो किसी का पर्सनल डेटा है, तो इस बिल ने ये बोला कि देखो कोई सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंडिया के अंदर ही रहने वाला है, अगर उसको बाहर लेकर जाएंगे तो बेसिकली वो काम किया जाएगा तभी जब डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी जो है अपना अप्रूवल देगी। तो ये अप्रूवल देगी, उसी के बाद ही वो डेटा बाहर जा सकता है। यानी इनके पास में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इंडिया के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कौन सा डेटा कब कहाँ पे और कब बाहर गया। वैसे क्रिटिकल पर्सनल डेटा है, इस डेटा को ही बोला गया देखो ये डेटा हम लोग बाहर नहीं जाने देंगे, इस डेटा को यहाँ पर इंडिया के अंदर ही रहना, इंडिया के अंदर ही यहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग की जाएगी। तो ये सारी बातें उस पर्टिकुलर बिल के अंदर लिखी गई थी, ये आपको ध्यान से याद रखना है। प्लस इस बिल के कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस भी थे। उस प्रोविजंस में जैसे यहाँ पर बोला गया, ये जो बिल है ये क्या करेगा, एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बॉडी बनाएगा जिसका नाम होगा डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो कि क्या करेगा, इन सारे डेटा का जो भी यहाँ पर इसको पूरा डेटा का जो भी यहाँ पर इसको लेकर ऑडिटिंग वगैरह होगी वो सब करने का काम करेगा। यानी जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगी वो सब ये डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी करने वाली है। और फिर यहाँ पे बोला गया जितनी भी कंपनी है उन सभी कंपनी के पास में एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर भी होगा, ऐसा इस बिल में वो बोला गया था। और वो जो ऑफिसर है वो क्या करेगा, उस कंपनी के अंदर जितना भी डेटा आ रहा है लोगों का, उसको लेकर जो भी इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करेगा, डेटा का जो मेंटेनेंस है उसको यहाँ पर सही से करेगा। तो वो सारी बातें यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए रखी गई थी।
ये सब कुछ बातें कहाँ पे लिखी गई थी? उस बिल के अंदर जो कि 2019 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इसको वापस से विड्रॉ कर दिया गया और इसको लेकर आया ही नहीं गया। अब रीज़न यहाँ पे हम लोग जानेंगे आखिरकार इस बिल को क्यों पीछे खींचा गया वापस से। सबसे पहली बात, सबसे पहला कारण बताया ये जा रहा है कि इस बिल के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो चुके थे, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। जो जॉइंट कमेटी पार्लियामेंट है उसने यहाँ पर इस 2019 के बिल को डिटेल से एनालाइज़ किया और एनालाइज़ करते हुए बोला देखो यहाँ पर कुछ बदलाव की ज़रूरत है, और ये बोलते हुए लगभग 81 अमेंडमेंट्स को लेकर आ गए। यानी कि इस बिल के अंदर 81 बड़े चेंजेस होने चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे और भी चेंजेस आने लगे, अलग अलग रिकमेंडेशंस आने लगी। तो बेसिकली बोला गया चेंजेस बहुत सारे आ रहे थे इस बिल के प्रति, दैट इज़ वाई हम लोग को इसको विड्रॉ करना पड़ा। ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पर ये बोलते हैं कि इस वजह से हम विड्रॉ करते हैं और जो नया बिल होगा उसमें हम लोग इस प्रकार से सारी चीज़ें ऐड कर दें कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करने की आवश्यकता रहेगी नहीं। दूसरा यहाँ पर कारण इन्होंने ये दिया, इश्यूज़ विद द डेटा लोकलाइजेशन। करेंट टाइम पे जो टेक्नोलॉजी कंपनीज आपको देखने को मिलती हैं वो क्या करती हैं, वो बेसिकली डेटा को उठाकर ले जाती हैं इंडिया से बाहर। तो जो डेटा लोकलाइजेशन है ना, ये होना चाहिए, ये हमारी डिमांड थी। यानी कंट्री से बाहर डेटा नहीं जाना चाहिए। जो खासकर क्रिटिकल पर्सनल डेटा है वो बेसिकली बंद कर दिया जाएगा, ये प्रोहिबिट कर दिया जाएगा, ये इंडिया से बाहर नहीं जाएगा। वो सारी बातें यहाँ पर बोली जा रही थी। लेकिन ये सारी बातें हो रही थी तो क्या हुआ, जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने यहाँ पर इस बात को क्रिटिसाइज़ किया। इन्होंने बोला कि सरकार सारा का सारा डेटा लोकलाइजेशन करना चाहती है, और यानी कि सरकार जो है ना सारे डेटा के ऊपर एक अपना कंट्रोल रखना चाहती है। तो ये दूसरा रीज़न था जिसकी वजह से इस बिल को विड्रॉ किया गया। तीसरा, बहुत बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स आ गए, यानी बड़ी बड़ी जो टेक कंपनीज़ हैं, फेसबुक, गूगल, इस प्रकार की कंपनीज़ आ गई जिन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया इस पर्टिकुलर स्टेप का, जिसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो इस बिल को पीछे खींचना पड़ा। फिर उसके बाद में यह बिल लागू हो ही नहीं था। इस बिल के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे, बार बार इतनी सारी प्रॉब्लम्स बार बार आ रही थी कि बिल लागू ही नहीं हो पाया। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर लगातार देरी पे देरी हो रही थी। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर बोला गया कि फाइनली हम लोग इस बिल को हटा ही दे रहे हैं और क्या करेंगे, एक नया ताज़ा फ्रेश बिल लेकर आएंगे जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी। वही फ्रेश बिल अगले साल बजट सेशन के अंदर आने वाला है और उसको लेकर बातचीत हो रही है, सरकार प्लानिंग कर रही है। सिंपल हो गया। तो इस आर्टिकल को हमने पूरा 360 डिग्री के अंदर कवर कर लिया है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन छूटी नहीं है। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप एबल हो कि उसको सॉल्व कर पाओगे, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे जो लाइक का बटन है मेक श्योर करना उसको दबा दो। जो हमारा टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का, उसको आप लोग को अचीव करवाना है, जो कि आप लोग करवा देते हो। और एक छोटा सा सपोर्ट लगता है यार, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब टाइम भी क्या लगेगा, 1 सेकंड लगेगा, इतना कर देना। साथ ही साथ में आप लोग मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी है दीपक यादव एजुकेशन, जाके टाइप करोगे आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे कनेक्ट कर अपनी क्वेरीज को मेरे साथ में डिस्कस कर पाओगे। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ से रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे क्या है कॉन्टेक्स्ट, देखो बात की जा रही है जॉनसन्स एंड जॉनसन्स कंपनी का जो ये जॉनसन बेबी पाउडर है उसके बारे में। रिसेंटली ये न्यूज़ में था, आज मैं आपको कुछ ऐसा डेटा बताने वाला हूँ जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प करेगा। तो जॉनसन्स एंड जॉनसन्स कंपनी ने यहाँ पर इस जॉनसन बेबी वाले पाउडर को बनाया है। डेफिनेटली लाइफ में कभी ना कभी किसी ने इसके बारे में सुना होगा, उनके घर में यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए यूज़ किया गया होगा ये वाला जो पाउडर है। अब रिसेंटली यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे पिटीशंस कोर्ट के अंदर जारी किए जाते हैं इस पाउडर के खिलाफ। और आप देखोगे ये जो प्रोडक्ट है ना जॉनसन पाउडर का, ये प्रोडक्ट आज के टाइम पर यूएस कनाडा में नहीं बिकता है। यूएस कनाडा में यहाँ पर पूरी तरह से इसको बैन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे देखा गया बच्चों के अंदर इस पाउडर को लगाने से कैंसर डेवलप हुआ है। ठीक है ना। तो इसी वजह से ये काफ़ी सारे इश्यूज़ क्रिएट हुए। विमेन ने यहाँ पर इसके अगेंस्ट में, बहुत सारी विमेंस थी, उन्होंने क्या किया, इसके अगेंस्ट में आप कह सकते हो कि एक पिटीशन जारी किया। और इस वाले पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर बहुत सारे केसेस, हज़ारों केसेस चल रहे हैं। ये कंपनी पिछले कुछ सालों से इस प्रकार से केसेस को लड़ते लड़ते परेशान हो चुकी है। देन फाइनली इन्होंने यहाँ पर डिसाइड ये किया कि हम लोग इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाना ही बंद कर देंगे, यानी कि जॉनसन्स बेबी का पाउडर बनाएंगे नहीं। और रिसेंटली यही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आती है और इस कंपनी ने घोषणा कर दी है कि जो ये टाल्क बेस्ड पाउडर आपको देखने को मिलता है ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा पूरे दुनिया भर में 2023 के अंदर। 2023 में इसकी मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से बंद हो जाएगी। अच्छा, अब थोड़ा डिटेल से चलते हैं कि सर इशू क्या है, थोड़ा सा ये बताओ।
देखो इशू यहाँ पर यह है कि इस पाउडर के अंदर टैल्क का यूज़ किया जाता है, TALC, ठीक है ना, टैल्क का। तो ये जो टैल्क है ना, इसी की वजह से बच्चे के अंदर कैंसर डेवलप हो रहा है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया टैल्क बेस्ड पाउडर तो बंद कर देगी कंपनी, टैल्क की जगह स्टार्च का इस्तेमाल करेगी, ठीक है ना। जो कॉर्न स्टार्च होता है, भुट्टे का जो स्टार्च होता है, उसका यहाँ पर यूज़ किया जाएगा पाउडर को बनाने के लिए, ऐसा यहाँ पर ये कंपनी हमें पहले बता चुकी है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हुआ, इंडिया के अंदर अभी भी इसकी सेल नहीं रुक रही है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे मतलब सेल के ऊपर आप कह सकते हो रोक नहीं लगाई गई है। तो जॉनसन एंड जॉनसन का जो ये टैल्क बेस्ड पाउडर आपको दिख रहा है, ये अभी भी यहाँ पर बिक रहा है भारत के अंदर में, ऐसा बोला गया। अब भारत के अंदर बिक रहा है तो इसके रेफरेंस में कोई कुछ कदम उठा नहीं रहा है, लेकिन इस कंपनी ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है। इस कंपनी ने बोला इंडिया के अंदर हमारा कोई भी प्लान नहीं है कि इस पाउडर को हम लोग वापस से विड्रॉ कर सकें, ठीक है ना। क्योंकि कंपनी हमेशा से लड़ते आई है, कंपनी लड़ती ये आई है कि इस पाउडर से कुछ नहीं हो रहा, इस पाउडर से कोई भी कैंसर डेवलप नहीं होता है, लेकिन कंपनी यहाँ पे सारे केस हारती हुई चली गई। और फिर उसके बाद में यहाँ पर बोला गया, एक कंपनी ने बोला देखो प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ़ है, इंडिया से हम लोग विड्रॉ नहीं करेंगे, इंडिया के अंदर ये तब तक अवेलेबल रहेगा जब तक इसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं रुक जाती। तो 2023 में इस पर्टिकुलर पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग को खुद रोक दिया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये आना ही बंद हो जाएगा। देखो इस पाउडर से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, टैल्क ये जानेंगे, प्लस मीज़ोथेलोमिया ये जानेंगे, एस्बेस्टोस ये क्या है ये जानेंगे। इन सभी चीज़ों को आपस में इंटरलिंक करेंगे, कनेक्ट करके समझेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखो, कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको समझा दिया है कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के खिलाफ यहाँ पे काफ़ी सारे एलिगेशंस हैं। एलिगेशंस ये है कि भैया इनके पाउडर के अंदर टैल्क है। टैल्क या टैल्कम क्या होता है आओ समझते हैं। टैल्क जो है ना, ये एक नेचुरली अकरिंग क्ले मटेरियल है। क्ले मटेरियल अब ये कहाँ से निकाला जाता है, पृथ्वी के अंदर से खुदाई करने के बाद में, खनन करने के बाद में इसको निकाला जाता है, और इसी टैल्क का यूज़ किया जाता है बेबी पाउडर के अंदर। अब ऐसा क्यों, इसका क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब इसके अंदर क्षमता यह है कि जो मॉइस्चर होता है ना, इसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। जो नमी होती है बॉडी के अंदर, उस नमी को ऑब्जॉर्ब करने में यहाँ पर काफ़ी हद तक हेल्पफुल होता है। तो इसी वजह से बेबी पाउडर के अंदर टैल्क का इस्तेमाल हुआ। अब होता यह है कि जो भी माइंस होती हैं, ठीक है ना, जहाँ पे आप कह सकते हो कि जो भी खदानें होती हैं जहाँ पे टैल्क को कलेक्ट किया जाता है, उन माइंस के अंदर टैल्क के साथ साथ एक और चीज़ प्रेजेंट होती है, वो है एस्बेस्टोस। ध्यान रखना, टैल्क के साथ एक और चीज़ होती है एस्बेस्टोस, और एस्बेस्टोस यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ डैमेज होती है, लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि मीज़ोथेलियोमा। जो ये मीज़ोथेलियोमा है, उसके बाद एस्बेस्टोसिस है। ये दो प्रकार की डिजीज़ हैं जो कि बन सकती हैं इस पाउडर की वजह से या इस एस्बेस्टोस की वजह से, ऐसा यहाँ पर बोला गया। क्योंकि जहाँ से टैल्क का खनन किया जा रहा है वहीं पर एस्बेस्टोस भी प्रेजेंट है, तो काफ़ी सारा एस्बेस्टोस टैल्क के अंदर रहता है, जिसकी वजह से ये कैंसर वाली सिचुएशन बनती है। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया इसी एस्बेस्टोस की वजह से क्या हो रहा है, मीज़ोथेलियोमा यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल से लेकर चलता हूँ। ये जो मीज़ोथेलियोमा है ये क्या है, ये बेसिकली यहाँ पर एक डेडली डिजीज़ आपको देखने को मिलेगी जो कि कैंसर को डेवलप कर सकती है, और वो कैंसर आपके स्किन के अलग अलग टिश्यूज़ के अंदर हो सकता है। जैसे यहाँ पे बोला गया कि देखो इस वाले पर्टिकुलर कैंसर को डिवाइड किया गया है अलग अलग प्रकार में, यानी कि ये जो मीज़ोथेलियम है ये आपके बॉडी के अलग अलग हिस्से को अफेक्ट कर सकता है। जैसे एक होता है प्लूरल मीज़ोथेलियोमा, ये क्या करता है आपके लंग्स के टिश्यूज़ को अफेक्ट करता है। उसके बाद में पेरिथोनियल मेसोलिथोमा, ये डायरेक्टली आपके एब्डोमन के टिश्यूज़ को अफेक्ट करता है। फिर पेरिकार्डियल मेसोथेलियोमा, ये जो हमारे हार्ट है, हमारा जो दिल है, उसके आसपास के जो टिश्यूज़ हैं उसको अफेक्ट करता है। फिर उसके बाद में आता है मीज़ोथेलियोमा ऑफ ट्यूनिका वेजिनल्स, ये क्या करता है जो टेस्टिकल्स के आसपास टिश्यूज़ हैं उन टिश्यूज़ को ये बुरी तरह से अफेक्ट करता है। तो ये यहाँ पर आपने देखा कि कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब ये जो प्रॉब्लम है मीज़ोथेलियोमा या फिर एस्बेस्टोसिस, जब ये किसी व्यक्ति को होती है तो इसमें सिम्टम्स क्या नज़र आते हैं, क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे लक्षण है पहला, चेस्ट में पेन होना, ठीक है ना, छाती में दर्द होना, कफ हो जाना, ठीक है ना, जो हमारी स्किन है, स्किन के अंदर जो टिश्यूज़ हैं उसके अंदर गांठें बनना, उसके बाद में वेट लॉस होना, पेट में दर्द होना, स्वेलिंग होना पेट में, सांस लेने में बहुत सारी परेशानियां होना। तो ये सारे सिम्टम्स यहाँ पे नज़र आते हैं इस मीज़ोथेलियोमा के। क्लियर हो गया।
कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, क्योंकि डिजीज़ बहुत ही ज़्यादा रेयर है। इसके ऊपर अभी तो आधी स्टडीज़ चल ही रही हैं, तो ये इस प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्वेश्चन यहाँ पर यही है, क्या इस डिजीज़ को रोका जा सकता है? कोई प्रिवेंशन है इसका? बिल्कुल प्रिवेंशन है। क्या प्रिवेंशन हो सकता है? यहाँ पर बोला गया प्रिवेंशन के अंदर कि सबसे पहली बात, जो भी व्यक्ति है जो भी एस्बेस्टॉस के एक्सपोजर में आ रहा है, यानी कि उसका कनेक्शन कहीं भी एस्बेस्टॉस से हो रहा है, तो उस कनेक्शन को आपको तोड़ना होगा, एस्बेस्टॉस को रिड्यूस करना होगा, तभी यहाँ पर ये बीमारी भी कम होगी। एस्बेस्टॉस का ही यहाँ पर जो एक्सपोजर है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पर इस बीमारी को एक बढ़ावा देता है। एस्बेस्टॉस क्या है मैंने आपको बता दिया, ये भी एक मिनरल है जो कि एनवायरनमेंट के अंदर पाया जाता है, कई सारी जगह पर इसका इस्तेमाल होता है, और जहाँ पे टाल्क मिलता है वहीं पर यह एस्बेस्टॉस मिलता है। दैट इज़ वाई यहाँ पर ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होता हुआ नज़र आता है। क्लियर हो गया? आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। तो यूएस और कनाडा में 2 साल पहले ही यहाँ पर इस पर्टिकुलर पाउडर को बैन कर दिया गया है। अब यहाँ पर 2023 तक खुद ये जो कंपनी है इसकी मैन्युफैक्चरिंग को रोक देगी। फिर उसके बाद में कहीं पर भी ये जॉनसन्स बेबी वाला टैल्क बेस्ड पाउडर नहीं मिलेगा, इसकी जगह जो कॉर्न स्टार्च बेस्ड पाउडर है वो यहाँ पर दिया जाएगा। क्लियर हो गया? आई होप आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया है। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट छोटा सा है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंटरवेंशन का टॉपिक है, और साथ ही साथ में दूसरा टॉपिक हमारा हेल्थ का है, वहाँ से रिलेट कर सकते हो। अब इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट क्या है? पीएम मोदी ने यहाँ पर जोर दिया है किस चीज़ के ऊपर कि हमें माल न्यूट्रिशन के खिलाफ लड़ना होगा। सबसे पहली चीज़, माल न्यूट्रिशन क्या होता है? माल न्यूट्रिशन मतलब होता है कुपोषण, यानी किसी व्यक्ति को एक अच्छा सा न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिला है, अच्छा सा पोषण भरपूर खाना नहीं मिला है, तो क्या होगा, उसके बॉडी के अंदर माल न्यूट्रिशन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो पीएम मोदी यहाँ पर जोर देते हैं कि हमें माल न्यूट्रिशन के खिलाफ लड़ना है। ऐसा कल यहाँ पर इनके थ्रू स्टेटमेंट दिया गया। और कैसे लड़ सकते हैं? इन्होंने बोला सोशल अवेयरनेस किया जाना चाहिए, यानी सोसाइटी के अंदर इसके बारे में जागरूकता फैलाओ। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा जो कि माल न्यूट्रिशन को टैकल करने में मदद करेगा। फिर और क्या मेंशन करते हैं? देखो, इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग स्टेट की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उसके बारे में डिस्कशन किया है। इन्होंने यहाँ पर बोला कि एक छोटा सा एफर्ट यही है कि हम लोग जागरूकता फैला सकते हैं। आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी वगैरह इतनी बेहतरीन तरीके से डेवलप हो रही है, प्लस यहाँ पर ये फिर चर्चा करते हैं पोषण अभियान के बारे में। पोषण अभियान क्या है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो पोषण अभियान अपना काम कर ही रहा है, लोगों को एक न्यूट्रिशियस खाना प्रोवाइड करवाने में मदद कर रहा है। उसके साथ साथ इन्होंने बताया असम का जो प्रोजेक्ट संपूर्ण प्रोग्राम है ये आपको देखने को मिलेगा, ये भी एक तरीके से माल न्यूट्रिशन को टैकल करने में मदद करता है। इस प्रकार से और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि अलग अलग कदम उठा रहे हैं माल न्यूट्रिशन को रोकने के लिए, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो माल न्यूट्रिशन आज के टाइम पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है जिसको टैकल करना हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जाता है। सिंपल बात हो गई। ये तो आपने करंट अफेयर का इशू पढ़ लिया, इसके अलावा कुछ भी ऐसे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे आपको जो कि आपको हेल्प कर सकें। लेकिन करना क्या है, आर्टिकल इतना भी हेल्प नहीं करेगा, इसका बैकग्राउंड पढ़ना है। आप ये जान लो कि इंडिया के अंदर माल न्यूट्रिशन का स्टेटस आखिरकार क्या है, कितने बड़े लेवल पर माल न्यूट्रिशन करंट टाइम पर देखने को मिलता है। और ये टॉपिक तैयार कर लिया तो कोई भी माल न्यूट्रिशन के ऊपर कोई भी टॉपिक आता है ना कि आपको ये एसए में भी हेल्प करेगा, जीएस पेपर नंबर 2 यानी मेंस के अंदर भी हेल्प करेगा, साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे वो आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे अपने सिलेबस से इस पर्टिकुलर आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। इंडिया के अंदर माल न्यूट्रिशन की सिचुएशन क्या है आओ समझते हैं। सबसे पहली बात, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, यानी कि एक ऐसा सर्वे जो कि कंट्री के अंदर हेल्थ को लेकर सारा डेटा प्रोवाइड करवाता है। तो जो पहला नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था जो कि 1992 से लेकर 1993 के बीच में कंडक्ट किया गया था, इस सर्वे ने पाया कि इंडिया जो है ना एक वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री है ऑन चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर, यानी कि हम लोग सही से बता नहीं पा रहे हैं कि एक तरीके से लोगों की हेल्थ किस प्रकार से भारत के अंदर देखने को मिल रही है। और इसी की वजह से आप देखोगे लगभग 189.2 मिलियन के आसपास अंडर नॉरिश्ड पीपल आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। अंडर नॉरिश मतलब अगेन वही वाली बात कि उनके बॉडी के अंदर अच्छा खाना नहीं जा पा रहा है, जिससे उनके बॉडी का नरिशमेंट नहीं हो पा रहा है। अब ये जो अंडर नॉरिश पीपल हैं जिनको अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है, इसमें से जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं वो वेमेन और चिल्ड्रन यानी महिलाएं और बच्चे बुरी तरह से अफेक्ट होते हुए दिखेंगे।
अगर हम लोग डायरेक्टली सरकार के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग बात करें तो साल 2015-16 के बीच में जब आप लोग देखोगे तो 22.9% कुछ ऐसी विमेन थी जिनकी उम्र 15 से 29 साल के आसपास है। ये लोग कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रही थी, जिनको एक अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा था। ठीक है ना। फिर उसके बाद में इन्होंने एक और रिपोर्ट को ऐड कर दिया। तो मतलब डायरेक्टली आप रिपोर्ट के बेसिस पर, डेटा के बेसिस पर, सरकारी डेटा के बेसिस पर बात कर रहे हो तो ये फैक्ट ना अपने आप में एक बहुत रेलेवेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट, जो ये वाली रिपोर्ट है 2020 की, इसने यहाँ पर यह बताया कि साल 2016 में, 2020 की रिपोर्ट है, ये अपना पिछला डेटा बताती है कि साल 2016 में लगभग 51.4% जो वेमेन हैं अपनी रिप्रोडक्टिव एज के अंदर जो थी वो बेसिकली कहीं ना कहीं एनीमिया से सफ़र कर रही थी। यानी कि एनीमिया से जो सफ़र करने वाली वेमेन हैं वो आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा हैं। 50% से ज़्यादा वेमेन आपको देखने को मिलेंगी। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है, इसके अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर जो आयरन, ब्लड देखो पहली बात तो बॉडी के अंदर ब्लड ही कम होने लगेगा, जो आयरन है वो भी यहाँ पर कम होने लगता है, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी होने लगती है बॉडी के अंदर और खून की कमी होने लगती है। और करेंट टाइम पे मैं आपको बता दूं इंडिया के अंदर जितने भी महिलाएं हैं, हर दूसरी महिला कहीं ना कहीं एनीमिया से पीड़ित है, एनीमिया से यहाँ पर सफ़र कर रही है। उसके बाद में लगभग 60 मिलियन के आसपास जो चिल्ड्रन है, ये बताया जाता है ये बच्चे बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इनमें से आधे से ज़्यादा बच्चों का जो वेट है वो अंडर वेट कैटेगरी के अंदर है। अंडर वेट का मतलब यहाँ पर यह है उनका वजन उनकी उम्र से बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद में कुछ बच्चे स्टंटेड हैं, वेस्टेड वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, यानी कि उनकी उम्र से वजन बहुत कम है, उनकी उम्र के हिसाब से उनकी हाइट बहुत कम है, तो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। प्लस 57% कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर विटामिन ए की बहुत बड़ी कमी है। 75% ऐसे बच्चे हैं जो कि एनीमिया से अगेन सफ़र कर रहे हैं। और एनीमिया क्या है वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो महिलाएं बच्चे दोनों एनीमिया से सफ़र करते हुए नजर आएंगे। और इसी की वजह से, इसी मॉलन्यूट्रिशन की वजह से इंडिया के अंदर जो अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट है वो एक सबसे बड़ा रेट, या फिर अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट के पीछे का कारण आप कह सकते हो मॉलन्यूट्रिशन है। अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट क्या है? इसका मतलब देखो जो बच्चा है ना उसकी 5 साल से कम उम्र में जान चले जाना। तो 5 साल से कम उम्र में जो जिन भी बच्चों की जान जा रही है उसके पीछे का एक बड़ा कारण आपको मालन्यूट्रिशन भी देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? अब ये बातें बताई गई। उसके बाद बताया गया इंडिया के अंदर जो ये मालन्यूट्रिशन आपको दिख रहा है ये पिछले कुछ समय में थोड़ा सा कम हुआ है। एक समय तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन पिछले 10 सालों में थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया, लेकिन थोड़ा सा ही कम हुआ है। चिंता वाली बात अभी भी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर जो बच्चों का मेलन्यूट्रिशन का डेटा था वो पहले से जब आप लोग कंपेयर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो एक इंप्रूवमेंट इन्होंने देखा। फिर साल 2017-18 में और इंप्रूवमेंट हुआ है। इंप्रूवमेंट रेगुलर होता रहा जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस लेवल का इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है जिस लेवल का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये भी यहाँ पे आपको बात देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन यही आता है कि जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो इसको टैकल करने के लिए, इससे निपटने के लिए क्या सरकार कुछ नहीं कर रही है? देखो बहुत सारे इनिशिएटिव्स यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर रखे हैं। उस इनिशिएटिव्स के बारे में ज़रूर से पढ़ लेना, क्योंकि मेंस के अंदर क्वेश्चन के साथ साथ इनिशिएटिव पूछे जाते हैं कि गवर्नमेंट मेजर्स क्या हैं इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। मालन्यूट्रिशन एक प्रॉब्लम है वो आपको दे दिया जाएगा, प्लस सरकार क्या क्या स्टेप उठा रही है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो उन स्टेप्स के अंदर चलो यहाँ पर सबसे पहले स्टेप पर आते हैं, वो है पोषण अभियान। पोषण अभियान को अप्रूव किया गया था साल 2017 में। तो इसका विजन क्या है? देखो इस अभियान का मेजर मकसद है, इसका फोकस यहाँ पर यह है कि हम लोग इंडिया को मालन्यूट्रिशन फ्री बना दें साल 2022 तक, कुपोषण यहाँ पर ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास में दूसरा प्रोग्राम आता है। एक बात और ध्यान रखना, जो पोषण अभियान है ना ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में। दूसरा पर्टिकुलर हमारे पास में स्कीम आती है वो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इसको लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 1975 में। ये बात करता है कि देखो दुनिया का जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है, सबसे यूनिक प्रोग्राम, वो आपको इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस देखने को मिलेगा। इसका फोकस यह है कि 0 से लेकर जो 6 साल तक के बच्चे हैं, प्लस प्रेग्नेंट महिला हैं, प्लस लैक्टेटिंग मदर्स जो कि अपने बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज पर हैं, तो इन सभी लोगों को इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर कवर किया गया कि उनको भी हम लोग बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगे। और ये ICDS भी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आता है। फिर तीसरी चीज़ आती है वो है मातृत्व सहयोग योजना। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना जो आपको दिख रही है ना, ये बेसिकली मैटरनल बेनिफिट स्कीम है।
मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम का मतलब है माँ को फ़ायदा देने के लिए इस स्कीम को लेकर आया गया है साल 2010 में। इस स्कीम को लागू किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू। फिर उसके बाद में इसको लॉन्च किया गया ताकि जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वेमेन हैं उनका हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस को इम्प्रूव किया जा सके। कैसे इम्प्रूव करेंगे? उनको कुछ डायरेक्टली कैश इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर इसके अलावा यहाँ पर माल न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए एक और योजना आती है, वह है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये भी बेसिकली एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसको 2017 में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम में बोला गया है कि लगभग 6,000 रुपीज़ का डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रेग्नेंट वेमेन को या लैक्टेटिंग मदर को, ताकि वो क्या कर सकें, एक अच्छी जो न्यूट्रिशन डाइट है वो ले सकें और यहाँ पे बेसिकली जो माल न्यूट्रिशन वाली सिचुएशन है इसको हम लोग टैकल कर सकें। इसके अलावा एक और इनिशिएटिव है, वो है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम आपको पता ही होगा, ये बेसिकली एक स्कूल मील प्रोग्राम है, यानी बच्चों को स्कूल में खाना प्रोवाइड करवाया जाता है इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत। अब कौन कौन से स्कूल के अंदर? देखो, पहली बात, जो भी स्कूल्स हैं वहाँ पे जो क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर के, तो इन सभी लोगों को इस पर्टिकुलर मिड डे मील स्कीम के अंदर कवर किया जाता है। उनको स्कूल में कुछ न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये माल नरिशमेंट हो गया, प्लस माल न्यूट्रिशन हो गया, और प्लस यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा डेटा मैंने आप लोगों को डिटेल से बता दिया। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेट कर पाओगे। अब यहाँ पे क्या कॉन्टेक्स्ट है? यहाँ पे बात की जा रही है कि हम लोग अपने देश में सेल्फ रिलायंस को बूस्ट करने के लिए हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने रिसेंटली तीसरी इंडिजिनाइजेशन लिस्ट को रिलीज़ कर दिया है। अब इसका मतलब क्या समझते हैं? ये तीसरी इंडिजिनाइजेशन लिस्ट है, इसका मतलब पहली और दूसरी भी आई होगी। सही बात है, पहली और दूसरी लिस्ट भी आई है। देखो, यहाँ पे आपको समझना होगा है क्या कि जो हम लोग पहली इंडिजिनाइजेशन लिस्ट लेकर आए थे, दूसरी इंडिजिनाइजेशन लिस्ट लेकर आए थे, इस लिस्ट के अंदर था क्या? इस लिस्ट के अंदर कुछ हथियारों के नाम लिखे हुए थे, कुछ आइटम्स के, कुछ जो वेपन आइटम्स है उनके नाम लिखे हुए थे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के अंदर। अच्छा, क्या करना था उस लिस्ट का? तो जो भी आइटम्स इसमें लिखे हुए थे ना, वो आइटम्स हम लोग क्या करते थे, बाहर की कंट्रीज से, जो फॉरेन कंट्री है उससे हम लोग इंपोर्ट किया करते थे, यानी कि उससे हम लोग खरीदते थे। अब खरीदते थे तो क्या हो गया, इससे हमारे ऊपर बर्डन यार बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। तो अब क्या करना, ये लिस्ट बन गई। तो लिस्ट बनने के बाद में करना यह है कि ये जो आइटम्स इन लिस्ट के अंदर लिखे हुए हैं वो अब हम लोग बाहर की कंट्री से इंपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि बाहर की कंट्री से ख़रीदना बंद कर देंगे। तो ये हथियार फिर हमारे पास कैसे आएंगे? हमें ज़रूरत तो है ही, तो इन हथियारों को हम लोग खुद से अपने कंट्री के अंदर बनाएंगे। इसका मतलब सेल्फ रिलायंट होंगे, यानी आत्मनिर्भर होंगे। इन हथियारों को खुद हम अपने देश के अंदर बनाएंगे, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, बाहर की कंट्री से ख़रीदना बंद कर देंगे वो सारे हथियार जो कि इन लिस्ट में मेंशन है। तो फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, इस प्रकार से 2 लिस्टें आ चुकी हैं। ये हमारे पास में आ चुकी है तीसरी लिस्ट। तीसरी लिस्ट के अंदर भी काफ़ी सारे आइटम्स हैं। तो यहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने कुछ टाइमलाइन सेट कर दिया है कि भैया 780 लगभग 780 के आसपास कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनको इंपोर्ट हम लोग नहीं करने वाले, उनके इंपोर्ट के ऊपर डायरेक्टली बैन लगा दिया गया है। बैन इसलिए लगाया गया ताकि हम लोग इसके मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो सकें, अपने कंट्री में खुद मैन्युफैक्चरिंग कर सकें और एक अच्छे लेवल पर आकर इन चीज़ों को हम लोग एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट करें। ठीक है ना? तो ये बात यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताई जाती है। अब लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के बारे में मेंशन किया गया है। जैसे कि जो ये लिस्ट है ना, जैसे दिसंबर 2021 के अंदर, मार्च 2022 के अंदर पहले भी कुछ लिस्ट के अंदर चर्चा हो चुकी है। तो लगभग अभी तक 2500 आइटम्स, यानी कि 2500 कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कि ऑलरेडी हम अपने देश में बनाना स्टार्ट कर चुके हैं और अब उसको हम लोग इंपोर्ट नहीं करने वाले, क्योंकि करेंट टाइम पर भारत ना दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। जैसे यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, इन कंट्रीज़ के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। इन्हीं से हम लोग ज़्यादातर हथियार परचेज़ किया करते हैं। लेकिन इस कदम के बाद हम लोग खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे, हम लोग खुद अपने कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग करने से एक फ़ायदा नहीं होगा, अनेकों फ़ायदे होंगे। इससे डायरेक्टली आप कह सकते हो एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी बढ़ेगा, यानी रोज़गार वगैरह भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। वो बातें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में समझाई गई। क्लियर हो गया?
नाउ अब इसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, कुछ स्टैटिक सा डेटा पढ़ लेते हैं जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर का जो सामान ले रहे थे उसको हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंस यही है कि हम लोग अपनी खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, ठीक है ना। अपने खुद हम लोग वेपन्स को डेवलप करेंगे, हमारे यहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो ये सारे फ़ायदे नज़र आएंगे। दूसरा, फिस्कल डेफिसिट जो है ना ये कम होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम लोग हथियार खरीद बहुत ज़्यादा रहे थे। अब ऑब्वियस ये बात है, जब खरीद रहे हैं तो उसके बदले में हमारी कंट्री से पैसा जो है वो बहुत सारा जाएगा, और ऐसा ही हो रहा था। बहुत सारा पैसा भर भर के हम लोग दूसरे कंट्रीज़ को दे रहे थे, तो एक फिस्कल डेफिसिट वाली सिचुएशन हो रही थी। तो अब वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हम लोग क्या करेंगे, खुद डेवलप करेंगे और आने वाले टाइम पर उसी चीज़ से अर्न करेंगे। तो खर्च करने की बजाय यहाँ पर ये हमारे लिए एक अर्निंग का सोर्स बनने वाला है। तीसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंस है इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने डिफेंस सेक्टर को खुद यहाँ पे अपने कंट्री के ऊपर लेकर आ रहे हैं। यानी हमारी कंट्री के ऊपर, आप एक कह सकते हो जो दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी कंट्री की वो ख़त्म हो जाएगी। खुद से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करेंगे। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण रोल होने वाला है DRDO का, दैट इज़ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO, इसरो, ये कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज़ है जो कि इंडिया को बहुत तेज़ी से आगे लेकर चल रही हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको इतना समझ में आया, क्योंकि इतिहास ऐसा रहा है कि हम लोग ओवर डिपेंडेंस रहे हैं, यानी एक हद से ज़्यादा हम लोग निर्भर रहे हैं अलग अलग देशों के ऊपर। जैसे सबसे पहली बात सोवियत यूनियन, यानी कि जो USSR था, इसके ऊपर हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहे। इंडिया ने लगातार यहाँ से बहुत सारे इक्विपमेंट्स परचेज़ किए। 1980s के आसपास देखोगे तो हमारी सरकार ने खुद अपने कंट्री के ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया। DRDO को लेकर आया गया, DRDO ने वर्क करना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने खुद की मिसाइल्स डेवलप करी। तो एक प्रोग्राम चलाया गया था IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत 5 मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया गया था। वो कौन कौन सी मिसाइल हैं? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग। इसको आप लोग पटना से ध्यान रख सकते हो। फिर उसके बाद में इस प्रकार से एफर्ट्स लगाते चले गए, कुछ ना कुछ डेवलप होता हुआ चला गया। स्टार्टिंग में हम लोग अकेले पड़ गए थे जब खुद से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर रशिया ने हमारी मदद करी थी। रशिया और इंडिया दोनों ने साथ में मिलकर काफ़ी सारे हथियारों को डेवलप किया, जॉइंटली प्रोडक्शन किया। और आज के टाइम पर एक जीता जाता एग्जाम्पल आपको ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल देखने को मिलेगा, जो कि दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर डेवलप किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें इस सारे आर्टिकल के अंदर मेंशन की गई है। देखो यहाँ पर एक बात मैं और बता दूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर नीचे दिखती है वो सब आपको इस येलो वाले सिंबल में मिलेगी। ये वाला सिंबल कहाँ पे मिलेगा? जब आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से इस PDF को डाउनलोड करोगे ना, तो साथ ही साथ में एक ऐप को डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है एडोब एक्रोबैट, ठीक है ना। इस ऐप के अंदर जब आप लोग इस PDF को ओपन करोगे तो इसी ऐप में आपको ये वाले सिंबल्स नज़र आएंगे येलो कलर के। जैसे आप इस पर टैप करोगे ये सिंबल्स ओपन हो जाएंगे, और जैसे यहाँ पर ये ओपन होगा आप यहाँ से सारा डेटा एक्सेस कर पाओगे। अपने पास में कोई डिजिटल नोट्स बना रहा है, इसको कॉपी पेस्ट करना चाहता है तो कॉपी पेस्ट भी कर सकता है। करना क्या है, यहाँ पर 3 डॉट्स पर जाना है, यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे, ये एडिट का ऑप्शन दबाओगे तो यहाँ से एडिटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, कॉपी पेस्ट कर पाओगे, ठीक है ना। चलो आगे आते हैं। उसके बाद आपने तो पता ही है ना, पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा की जा रही थी जो ट्विन टावर है वो गिरने वाला है। ट्विन टावर यानी नोएडा के अंदर जो ये बिल्डिंग थी 40-40 मंजिले की, इन बिल्डिंग्स को कल गिरा दिया गया है। काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे थे कब गिरेगा कब गिरेगा। अब ये बिल्डिंग गिर गई है, ठीक है ना। तो काफ़ी ऊँची बिल्डिंग थी जो कि कल गिर गई है। इसके बारे में मैंने आपको परसों ही ऑलरेडी पढ़ा दिया था, ठीक है ना। तो आज कुछ ऐसा पढ़ने का नहीं है, वीडियो काफ़ी वायरल हो चुकी है। टेलीग्राम पर लोगों ने वीडियो काफ़ी सारी शेयर भी कर दी थी इस ट्विन टावर की। अब ये जो ट्विन टावर है, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग थी, ये जो गिर गई हैं, इससे क्या सीखा यह है ऊंचाई का घमंड ना करें, गिरने में 10 सेकंड भी नहीं लगते हैं। क्योंकि कुछ सेकंडों के अंदर ये बिल्डिंग गिर गई है, कुछ सेकंडों में इसको पूरा का पूरा बिल्डिंग को नीचे लेकर आ गए। तो आप इमेजिन कर सकते हो, और ये बिल्कुल वाकई में इस कहावत से रिलेट होगा कि कितनी भी ऊंचाई हो जाए उसका घमंड कभी नहीं करना चाहिए, वरना अगर नौबत आती है तो गिरने में 10 सेकंड भी नहीं लगते हैं। ये बात सीखी गई है ट्विन टावर से। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंडिया चाइना के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आप लोग GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाओगे। सिलेबस के अंदर इंडिया एंड इट्स नेबरहुड का टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो इंडिया और चाइना दोनों यहाँ पर आपस में
मतलब एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर हैं वियतनाम के। इंडिया, चाइना, वियतनाम तीनों ही कंट्री हैं। इंडिया चाइना इंपॉर्टेंट एलाइज हैं, इंपॉर्टेंट पार्टनर है वियतनाम के, ऐसा वियतनाम के जो यहाँ पर पर्सन है वो खुद बोलते हैं। वियतनाम के जो एनवॉय हैं, वियतनामीज़ एनवॉय जिनका नाम है फाम सान चाऊ, इनका कहना यहाँ पर यह है इंडिया चाइना दोनों इसके इम्पॉर्टेंट एलाइज हैं, इम्पॉर्टेंट आपको कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। अब दोनों ही कंट्रीज़ के ऊपर इन्होंने फोकस किया। इन्होंने बोला दोनों कंट्रीज़ के ही रिलेशंस जो हैं वो वियतनाम के साथ में काफ़ी अच्छे हैं, हालांकि इंडिया के काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंडिया और वियतनाम दोनों आपस में काफ़ी सारी चीज़ों पर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल तो इंडिया वियतनाम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, कि हाँ इनको नॉन परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ये दोनों। और उसके बाद दोनों ही कंट्रीज़ का, इंडिया और वियतनाम का, दोनों ने ही यहाँ पर आज के टाइम पर मिडिल पाथ को अपनाया है, यानी बुद्धा वाला जो पाथ है, बीच का रास्ता, मिडिल पाथ, उसको अपनाया। अब मिडिल पाथ किस चीज़ में अपनाया गया है? तो अभी करेंट टाइम पर आपने देखा कि यूरोप के अंदर जो भी सिचुएशन हो रही है वहाँ पर मिडिल पाथ को इन्होंने अपनाया, ठीक है ना। यहाँ पे किसी को भी सपोर्ट नहीं किया, अलग से रहने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो ऐसा फाम चान चाऊ ने बोला है। प्लस इन्होंने बोला इंडिया ने बहुत सारी मदद प्रोवाइड करवाई है वियतनाम को अलग अलग प्रॉब्लम्स में। कोविड-19 पैंडेमिक का टाइम हुआ, ठीक है ना, उसके बाद में यहाँ पर चाहे कंस्ट्रक्शन का मामला हुआ, एक नई एम्बेसी की बिल्डिंग बनाई गई है, कुछ डायरेक्ट फ़्लाइट्स लॉन्च करी गई हैं। तो इस प्रकार के काम लगातार हो रहे हैं जो कि इंडिया और वियतनाम को और ज़्यादा करीब लेकर आ रहे हैं। आज के टाइम पर जो वीज़ाज़ हैं, 6000 वीज़ा प्रतिदिन के हिसाब से इंडिया को दिया जा रहा है, इंडियंस को दिया जा रहा है वियतनाम के अंदर में। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है दोनों देशों के रिलेशंस के बीच में, ऐसा ये बोलते हैं। फिर इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि देखो चाइना भी इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट और रेलिवेंट कंट्री है। हालांकि ये जो देश है वियतनाम, ये किसी को ज्वाइन नहीं करता, लेकिन फिर भी यहाँ पर चाइना को भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्री मानता है। क्यों? क्योंकि चाइना इनका पड़ोसी देश है, प्लस एक पावरफुल कंट्री भी माना जाता है, ऐसा खुद यहाँ पर ये फाम चान चाऊ बोलते हैं। तो इंडिया और चाइना सभी इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऐसा इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। ये आपको ध्यान रखना है, ये किसी की भी तरफ भी ज़्यादा झुकाव नहीं कर सकते और दोनों के साथ में इंपॉर्टेंट रिलेशंस को मेंटेन कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये बात यहाँ पर खुद जो वियतनाम के एनवॉय हैं उन्होंने बोली है। करना क्या है, अब इसी करंट के बेसिस पर आप लोगों को आज जाना है, अपनी इंटरनेशनल रिलेशन की बुक को ओपन करना है, इंडिया वियतनाम के रिलेशंस वाले चैप्टर पर जाना है और इन दोनों के चैप्टर पर जो भी जो चीज़ प्रेजेंट होंगी वो पढ़ लेनी है। और क्या करना है? अच्छा, नहीं पढ़ोगे? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ कि इंडिया वियतनाम के जो रिलेशंस हैं वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं, किस प्रकार से रिलेशंस डेवलप हुए। सबसे पहली बात यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है, जिस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर रिलेशन सबसे ज़्यादा मजबूत हैं, वो है डिफेंस कोऑपरेशन। डिफेंस कोऑपरेशन के मामले में दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन बहुत ज़्यादा मजबूत देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट भारत ने एक कंसल जनरल ऑफिस को ओपन किया है वियतनाम की कैपिटल हनोई के अंदर 1956 में। वियतनाम ने भारत से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बनाना स्टार्ट किया था 1972 के अंदर में। जो रिलेशनशिप्स हैं दोनों कंट्रीज़ के, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते चले गए और एक टाइम ऐसा आया जब इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया। लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब यहाँ पर यह है, सपोज इधर इंडिया है, इधर वियतनाम है, और इंडिया के इधर वाला क्या हो गया ईस्टर्न पोर्शन, इधर वाला वेस्टर्न पोर्शन। भारत ने क्या किया, इन ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में अपना रिलेशंस जो है वो और ज़्यादा मजबूत करना स्टार्ट किया। तो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो उसके बाद से इंडिया वियतनाम के रिलेशंस भी और ज़्यादा मजबूत होने लगे। इंडिया वियतनाम दोनों मिलकर आज के टाइम पर बहुत सारे एरियाज़ में कोऑपरेट करते हैं। जैसे दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखने को मिलेगी, यानी कि जो इंडो पैसिफिक ओशन वाला रीजन आपको दिखता है ना, ये वाला मैप भी देख लो, ये रहा इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है, इधर आपको इंडिया देखने को मिलेगा, इधर आपको वियतनाम देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर एरिया में भी जो वियतनाम है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा। ऊपर आपको चाइना नज़र आएगा। इतनी बात क्लियर हो जाती है। तो इंडो पैसिफिक रीजन वाले में भी यहाँ पे आप कह सकते हो दोनों कंट्रीज़ कोऑपरेट करती हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया गया है, क्योंकि भारत ने आसियान कंट्रीज़ के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया और वियतनाम जो है आसियान का ही हिस्सा है। वियतनाम के अलावा आसियान में और कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। तो वियतनाम के साथ भी हमारा जो व्यापार है वो काफ़ी मजबूत रहता है।
कितना मजबूत रहता है, आओ इसको समझते हैं। साल 2020-21 में जब आप दोनों कंट्रीज़ का व्यापार देखोगे ना, तो लगभग 11.12 बिलियन यूएस डॉलर्स तक का पहुंचा था, जिसमें से इंडिया ने वियतनाम को 4.99 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया और वियतनाम से 6.12 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट किया। अब बात आती है दोनों कंट्रीज़ के डिफेंस के कोऑपरेशन के मामले में। डिफेंस के मामले में देखोगे तो वियतनाम भारत में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। किस चीज़ को लेकर? तो वियतनाम इंटरेस्टेड है भारत के अलग अलग वेपन्स में, जैसे इंडिया का आकाश सरफेस टू एयर सिस्टम हो गया, ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हो गया, ब्रह्मोस मिसाइल्स हो गई। इन सारे वेपन्स के लिए काफ़ी हद तक दिलचस्पी इंटरेस्ट यहाँ पर वियतनाम अपना दिखाता है। प्लस इसके अलावा दोनों कंट्रीज़ के जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो आज के टाइम पर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दोनों कंट्रीज़ कॉमनली बात कर रही हैं, कोऑपरेट कर रही हैं रिसर्च और डेवलपमेंट के मामले, मतलब जो हमारा डिफेंस सेक्टर को लेकर रिसर्च और डेवलपमेंट होता है उस पर्टिकुलर चीज़ में दोनों कंट्रीज़ मिलकर काम कर रही हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, देखो इंडियन नेवल शिप INS किल्तान जो है ना, इसने हो चिन मिसिसिपी सिटी को विज़िट किया था, यानी कि वियतनाम के अंदर जो फ्लड आई थी, बाढ़ आई थी, तो इस बाढ़ से लोगों को सपोर्ट किया, लोगों को बचाया गया था और उसमें इंडियन नेवल शिप INS किल्तान भी पहुंचा था। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। प्लस रिसेंटली दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर, यानी वियतनाम की जो नेवी है ना, ये पैसिक एक्सरसाइज के अंदर आती है। पैसिक एक्सरसाइज के अंदर दोनों कंट्रीज़ के थ्रू पार्टिसिपेट किया जाता है, ये भी बात यहाँ पर बोली जाती है। क्लियर हो गया? इस प्रकार से बहुत सारे इवेंट्स वियतनाम में होते रहे। जब जब ये इवेंट्स होते हैं तब तब इंडिया ने यहाँ पर वियतनाम को पूरी तरह से सपोर्ट किया है। फिर एक लास्ट पॉइंट ये आता है, इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं उन बॉडीज़ के अंदर इंडिया के साथ साथ वियतनाम भी आपको वहाँ पर एक रिलेशनशिप को शेयर करता हुआ नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यहाँ पर इंडिया और वियतनाम दोनों बेसिकली नॉन परमानेंट मेंबर हैं और अपने एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। इंडिया और वियतनाम दोनों कोऑपरेट करते हैं अलग अलग फोरम पर। इंटरनेशनल लेवल पर एक होता है ईस्ट एशिया समिट, यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ कोऑपरेट करती हैं। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, एशिया यूरोप मीटिंग, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स और समिट्स हैं जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ आपस में बैठकर बातचीत करती हैं। दोनों कंट्रीज़ हिस्सा हैं और कोऑपरेट भी करती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी करती हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। एडिटोरियल्स पर 4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। एक एडिटोरियल पहला LGBTIQ कम्युनिटी से संबंधित फिर से आ चुका है। मतलब ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इतना अच्छा कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर जो आज मैं डिटेलिंग्स दूंगा इतना ही पढ़ना है। इसके अलावा पूरे साल भर जितने भी एडिटोरियल है, जो भी कुछ भी आता रहे LGBTIQ कम्युनिटी से संबंधित, वो कुछ भी मत पढ़ना। जो आज मैं डेटा आपके साथ में शेयर करूँगा सिर्फ इतना ही पढ़ना है। इतना बेहतरीन आर्टिकल है ये। दूसरा एडिटोरियल हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एनवायरनमेंट से संबंधित, ठीक है ना, और वहीं से हम लोग एक मेंस आंसर राइटिंग भी करेंगे। तीसरा एडिटोरियल हमारा द हिंदू का है, लोकायुक्त से संबंधित। लोकायुक्त क्या होते हैं समझेंगे। केरला के अंदर लोकायुक्त को लेकर काफ़ी सारी परेशानियां नज़र आ रही हैं, वो परेशानियां क्या हैं। चौथा एडिटोरियल हम लोग समझने वाले हैं आधार कार्ड को वोटर ID से लिंक किया जा रहा है, तो लिंक करने के पीछे के रीजंस क्या हैं, प्लस इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स यानी इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। तो ये 4 पर्टिकुलर एडिटोरियल्स हैं। लेकिन एडिटोरियल डिस्कशन से पहले आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है उसको समझ लेते हैं। इंटरेस्टिंग सा मेंस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इनफैक्ट UPSC ने साल 2017 में पूछा था। ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे मतलब आप UPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है, क्लाइमेट चेंज दुनिया भर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है इंडिया की है, दुनिया भर की एक प्रॉब्लम है। लेकिन इंडिया के ऊपर इस चीज़ का कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है या पड़ेगा, और कैसे हिमालयन और जो कोस्टल स्टेट्स हैं भारत के वो अफेक्ट हो सकते हैं इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। 250 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना और सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग। फुल फॉर्म लिखना। आपको मेरा मेंस वाला चैनल मिलेगा, लगभग 27,000 लोग वहाँ पर जुड़ चुके हैं। आप लोग भी जुड़ सकते हो और एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू ज़रूर से कर सकते हो। करना क्या है, वहाँ पे अपने आंसर सबमिट करना और एक काम ज़रूर से करना। वो काम क्या करना है कि दूसरे आंसर्स को रिव्यू करना है दूसरे लोगों के। यहाँ पे एक व्यक्ति 4-5 आंसर्स को रिव्यू कर रहा है तो भी बहुत है, सभी लोगों को रिव्यूज़ मिलेंगे और इससे फ़ायदा ये होगा कि सामने वाले की मिस्टेक्स आप बता पाओगे। दूसरी चीज़, आपके पास में जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो और ज़्यादा इन्हेंस होती हुई नज़र आएगी, ठीक है ना। चलो अब पहले एडिटोरियल पर आते हैं। देखो यहाँ पर जो एडिटोरियल है इसकी हेडिंग दी गई है रेनबे ऑफ होप LGBTIQ+A।
IA+। तो ये क्या है मैं आपको समझाऊंगा डिटेल से। फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एडिटोरियल है, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, ठीक है ना। अब क्या हुआ ना यार, मैं आर्टिकल ढूंढ रहा था, अभी आर्टिकल मुझे नहीं मिल पाया, मैंने मतलब स्क्रीनशॉट लिया था, वो मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया था, टेलीग्राम पर डाल दिया था, लेकिन वो मुझे मिल नहीं पाया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा आर्टिकल डाल दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो, PDF के अंदर डाल दूंगा। लेकिन जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको उस आर्टिकल में देखने को मिल जाती है। तो एडिटोरियल थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको स्क्रीन पर नीचे देखने को मिलेगी, यहाँ से आप लोग पढ़ते हुए चलना। LGBTQIA+, ये क्या है पहले हम लोग इसको समझेंगे। देखो हो क्या रहा है ना, ऑथर क्या बोलते हैं, ऑथर यहाँ पर बोलते हैं इस कम्युनिटी को इंडिया के अंदर प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ऑथर ये बोलते हैं पिछले कुछ सालों में अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे देश, इनफैक्ट इंडिया ने भी क्या किया है, लीगली रिकग्नाइज किया है थर्ड सेक्स को, यानी जो होमोसेक्सुअल्स हैं इनको बेसिकली यहाँ पर एक इक्वल सिटीज़न की तरह माना है। लीगली यहाँ पर लॉ के कगार पर यहाँ पर इनको रिकग्निशन दिया गया, इनको एक पहचान दी गई है। क्योंकि लंबे समय तक प्रोटेस्ट चलते रहे, दुनिया भर में प्रोटेस्ट चले, इंडिया में प्रोटेस्ट चले कि होमोसेक्सुअल्स को कब यहाँ पर रिकग्निशन मिलेगा, तो होमोसेक्सुअल्स को रिकग्निशन दिया गया, यानी कि होमोसेक्सुअल्स जो कि अपने खुद के सेक्स के साथ में अट्रैक्ट देखने को मिलते हैं। अब क्या होता है, इनफैक्ट जो हमारा प्रियम्बल है संविधान का, वो भी यही बोलता है कि देखो जो भी सिटीजन्स हैं, वो जो भी हमारे वी द पीपल ऑफ इंडिया करके आपको देखने को मिलेगा, पूरा सेंटेंस है, वी द पीपल ऑफ इंडिया इंश्योर्स सोशल जस्टिस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग जस्टिस के बारे में बात करते हैं, चाहे वो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल हो, तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जस्टिस इंश्योर करना चाहिए इन लोगों के लिए, ठीक है ना। तो बेसिकली इसके अंदर सभी लोग आते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया है, सभी लोग, किसी को लेकर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। फिर उसके बाद में सितंबर 2018, तो आपको याद होगा, सेक्शन 377 जो है इंडियन पिनल कोड का, इसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करता है और जजमेंट देता है, और ये बोलता है जो सेम सेक्स मैरिज है ना उसको डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है। जो एडल्ट सेम सेक्स मैरिज होती है पहले इसको क्रिमिनलाइज किया गया था, नहीं कुछ ऐसी मैरिज होती हैं तो उसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया था, यानी कि वो क्राइम है एक। लेकिन 2018 के अंदर इस सेक्शन को रिव्यू किया गया और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने क्या किया, इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, यानी सेम सेक्स मैरिज को एक लीगैलिटी मिल गई, यहाँ पर ये कोई क्राइम नहीं माना गया। ऑथर ये बोलते हैं कि भाई इतना कुछ हो रहा है तो आप भी सोच रहे होंगे यार LGBTQIA+ जो कम्युनिटी है इनका लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत सारा सपोर्ट मिला है, ठीक बात है। ऑथर ये बोलते हैं सही है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी ये जो कम्युनिटी है ना इंडिया के अंदर, वो अभी भी फ्री नहीं है, अभी भी यहाँ पर उनको प्रॉपरली इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ से होता है आर्टिकल स्टार्ट। अब यहाँ पर पहली चीज़ क्या है, LGBTQIA+ कम्युनिटी है क्या, इसको समझते हैं। इसकी फुल फॉर्म है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल, प्लस के अंदर मैनी मोर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो लेस्बियन जो कि यहाँ पर वीमेंस आपस में अट्रैक्टेड हैं, गे बॉयज़ अट्रैक्टेड हैं, ये आपको पता ही है, ये बेसिकली LGBTQIA कम्युनिटी के अंदर में आते हैं। अब अगर हम लोग इसका इतिहास देखें इंडिया के अंदर कैसे कैसे इसको रिकग्निशन मिलती रही है, कैसे कैसे यहाँ पर इन कम्युनिटीज़ को पहचान मिलती रही है, तो इसको देखें। तो सबसे पहली बात 1861 में चलते हैं। 1861 में जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे उन्होंने यहाँ पर क्या कर रखा था, होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट में थे ये पूरी तरह से। और यहाँ पे आप कह सकते हो इंडियन पिनल कोड के अंदर जो सेक्शन 377 है इसमें क्या किया गया था, इन होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ को क्रिमिनलाइज किया गया था। नहीं ब्रिटिशर्स इस चीज़ को सपोर्ट करते नहीं थे और ब्रिटिशर्स यहाँ पर इसके अगेंस्ट में थे और इस चीज़ को क्रिमिनलाइज कर रखा था उन्होंने, यानी अगर कोई इस प्रकार की चीज़ होती है तो वो बेसिकली क्राइम है। इंडिया के अंदर 1861 में ये सिचुएशन थी। लेकिन 1977 में क्या होता है, शकुंतला देवी ये यहाँ पर एक पहली स्टडी पब्लिश करती हैं होमोसेक्सुअलिटी को लेकर भारत के अंदर, और उसका नाम होता है द वर्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स। यहीं से होमोसेक्सुअल्स को यहाँ पर एक रिकग्निशन मिलनी स्टार्ट होती है। 1994 में फिर क्या होता है कि इन थर्ड सेक्स को, यानी जो ये तीसरा सेक्स है मेल फीमेल, उसके बाद में पे जो थर्ड सेक्स है इनको क्या किया गया, वोटिंग राइट्स दी गई, यानी ये लोग भी अब वोट दे सकते हैं। फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ट्रांसजेंडर पीपल को रूल किया और बोला कि ट्रांसजेंडर जो यहाँ पर लोग होंगे इनको हम लोग अपने कंट्री में
ट्रीट करेंगे एज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ जेंडर, यानी कि एक जेंडर में मेल आ जाएगा, फीमेल आ जाएगा, तीसरे बॉक्स में ट्रांसजेंडर की कैटेगरी भी होगी, यानी ट्रांसजेंडर को थर्ड कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। ऐसा 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस को रूल किया। फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कंट्री के अंदर जो भी LGBTQ कम्युनिटी है इनको फ्रीडम दिया, इनको छूट दिया कि ये सेफली एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को, अपने बारे में यहाँ पर बता सकते हैं, इनको एक छूट मिलती है। फिर 6 सितंबर 2018 के अंदर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को हटा दिया और जो सेम सेक्स मैरिज था इसको एक लीगैलिटी मिल जाती है। तो ये सारे यहाँ पर डेवलपमेंट्स धीरे धीरे होते रहते हैं। 2018 तक हम पहुँचे। फिर 2019 में क्या होता है कि जो पार्लियामेंट ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट है, इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत यहाँ पर बोला गया कि इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि ट्रांसजेंडर पीपल को एक प्रोटेक्शन दी जाएगी, उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा, उनके कल्याण के लिए काम किया जाएगा। तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक एक्ट को लेकर आया गया, यानी कि जो हमारे ट्रांसजेंडर पर्सन है उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर एक्ट बात करता है। क्लियर हो गया, यहाँ तक सिचुएशन आ गई है। अब उसके बाद ऑथर एक हेडिंग उठाते हैं, विच केसेस हैव हेल्प्ड द LGBTQIA कम्युनिटी गेट देयर राइट्स एक्नॉलेज, यानी कि इतिहास में जो भी केसेस हुए हैं, यानी जो भी मुद्दे कोर्ट में पहुंचे हैं, उनमें से कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन्होंने इस कम्युनिटी की मदद करी है, इनके हक वापस से दिलवाए हैं। तो सबसे पहली कम्युनिटी है, सबसे पहला केस है नवजोत सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट मेंशन करता है कि भैया देखो, आर्टिकल जो 14 है ना हमारे संविधान का, ये इक्वालिटी के बारे में बात करता है, इक्वालिटी को यहाँ पर चर्चा में लेकर आता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो LGBT कम्युनिटी है ना, तो यहाँ पे इक्वालिटी है सभी लोगों के पास में, इस चीज़ को लेकर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये इंडिया में सिटीजन्स जो भी हैं सभी क्लासेस के सिटीजन्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इस LGBT कम्युनिटी को सपोर्ट करता है इस पर्टिकुलर केस में। उसके बाद एक दूसरा केस होता है शाफिन जहाँ वर्सेस अशोक KM एंड अदर्स, ये 2018 का केस है। इस केस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट अगेन इस पूरे मैटर को ऑब्जर्व करता है और बोलता है कि देखो, एक पार्टनर की चॉइस ऑफ अ पार्टनर इज़ अ पर्सनस फंडामेंटल राइट, यानी एक व्यक्ति का यहाँ पे फंडामेंटल राइट है कि वो अपने पार्टनर को, अपने जीवन साथी को चूज़ कर सके। वो उसका एक तरीके से आप कह सकते हो फंडामेंटल राइट है। और वो बेसिकली एक सेम सेक्स पार्टनर भी हो सकता है, यानी कि एक व्यक्ति है उसको अपने ही यहाँ पर जो सेक्स है उसी से ही संबंधित यहाँ पर एक पार्टनर चाहिए, तो वो भी उसका एक फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इसमें सपोर्ट करता है। अगेन LGBT कम्युनिटी को एक सपोर्ट मिल जाता है। फिर एक और केस होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2014 का केस था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को अगेन ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करते ही बोलता है कि भैया ट्रांसजेंडर को एक रिकग्निशन दिया जाएगा, एक पहचान दी जाएगी, और ट्रांसजेंडर को ये पहचान देते हुए थर्ड जेंडर को ऐड कर दिया गया, ठीक है ना। और इन्होंने बोला कि जो ये ट्रांसजेंडर है कोई सोशल इशू, मेडिकल इशू नहीं है, ये एक ह्यूमन राइट इशू है और इनको भी यहाँ पर इक्वली ट्रीट करना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिसको आप लोग जब भी मेंस में आंसर लिखो या इससे में कोई ऐसा टॉपिक आए तो वहाँ पे कोट कर सकते हो इन सारे केसेस को। फिर यहाँ पे ऑथर मेंशन करते हैं आखिरकार क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो ये कम्युनिटी इंडिया के अंदर फेस कर रही है। सबसे पहली बात मार्जिनलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि जो ये कम्युनिटी आपको देखने को मिलती है, इनके प्रति रेसिज्म, सेक्सिज्म और गरीबी से भी यहाँ पर ये लोग सफ़र कर रहे हैं, ठीक है ना। इनके प्रति बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई जाती है, ट्रांसफोबिया फैलाया जाता है। अब लोग यहाँ पर इनके बारे में नेगेटिव ही सोचते हैं, गलत सोचते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, इन ट्रांसजेंडर पर्सन की जो मेंटल हेल्थ है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में इनको बेसिक सी जो सर्विसेज है वो नहीं मिल पा रही है, मेडिकल केयर नहीं मिल पा रहा है, लीगल सर्विस नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें इन चीज़ों को लेने में ये लोग काफ़ी हद तक पीछे रह जाते हैं, इनको यहाँ पर सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करवाया जाता। फिर उसके बाद में दूसरी प्रॉब्लम है इम्पैक्ट ऑफ फैमिली रिएक्शन ऑन LGBT चिल्ड्रन, यानी कि मान लो किसी पेरेंट्स का कोई इस प्रकार से बच्चा होता है, LGBTQ कम्युनिटी का यहाँ पर बच्चा होता है, तो बेसिकली उस बच्चे को वो जो पेरेंट्स है वो रिजेक्ट कर देते हैं और उस बच्चे का ऊपर एक नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिलता है। तो उसकी फीलिंग्स जो है ना कहीं बुरी तरह से हर्ट होती हैं। फैमिली का कोई सपोर्ट उसको मिलता नहीं है, उसकी वजह से डायरेक्टली अगेन उसके मेंटल और जो हेल्थ कंडीशंस है वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद में इन लोग की जो वॉइस है ना, वो गांव के अंदर तो मतलब कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। हालांकि शहर के अंदर कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से यहाँ पर इनके मुद्दे आ जाते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं रूरल एरियाज़ की, तो वहाँ पर
इनको कोई भी सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करवाया जा रहा, ना ही इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ना कहीं भी कुछ किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। फिर बहुत सारे लोग आज के टाइम पर इस कम्युनिटी के ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि होमलेसनेस हैं, जिनके पास घर ही नहीं है। ऐसे भी लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जिनको घर से निकाल दिया गया, उनके पेरेंट्स ने यहाँ पर जैसे पता चलता है इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में तो उनको निकाल दिया गया है। तो ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तीसरा यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, वो है लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी इनके लोगों के लिए जो भी रोज़गार है उसको लेकर अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलती है। फिर एक और प्रॉब्लम है, वह है सोशली अनरिकग्नाइज। आप देखोगे जब भी आप लोग फॉर्म वगैरह भरते हो तो वहाँ पर क्या है, मेल फीमेल तीसरी कैटेगरी क्या है, वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ें मेंशन नहीं लिखी गई होती हैं। तो LGBTQIA+ जो कम्युनिटी है ना, ये जो इंडिविजुअल्स हैं जिनको क्या करना पड़ता है, नेगोशिएट करना पड़ता है अपनी जेंडर आइडेंटिटी के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। अब लास्ट में ऑथर मेंशन करता है कि इसके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, क्या हम लोग कदम उठा सकते हैं। तो सबसे पहला कदम है चेंजिंग सोशल एटीट्यूड टुवर्ड्स LGBTQIA+, यानी कि हम लोग को अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा। चलो आप समझदार हो, आप एटीट्यूड चेंज कर लोगे, बाकी लोगों के अंदर कैसे कर सकते हैं हम लोग, इस चेंज को कैसे लेकर आ सकते हैं। तो उसके लिए आज के टाइम पर चाहे गांव वाला एरिया हो, शहर वाला एरिया हो, टीवी मूवीज़ वगैरह ज़्यादातर देखी जा रही हैं। टीवीज़ मूवीज़ सभी लोग प्रेफर कर रहे हैं। तो इनके बारे में हम लोग अवेयरनेस, जागरूकता फैला सकते हैं मूवीज़ के माध्यम से। जैसे ऑलरेडी काफ़ी मूवीज़ बनी, बधाई हो, शुभ मंगल, ज़्यादा, सावधान, अलीगढ़, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। इनका रोल ये हो सकता है कि जो आज के टाइम पर सोसाइटी में इन लोगों के प्रति जो नेगेटिव थिंकिंग लोगों के अंदर देखने को मिलती है, उस नेगेटिव थिंकिंग को रोका जा सके, कम किया जा सके। फिर उसके बाद में आज के टाइम पर इनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। स्पेशल ट्रीटमेंट की बजाय इक्वल ट्रीटमेंट दो, इक्वली अपनी तरह यहाँ पर समझो, वो ज़्यादा एक रेलिवेंट रोल प्ले करेगा। फिर यहाँ पर टूवर्ड्स बेटर पेरेंटिंग, यानी कि एक देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की भी आती है, किसी पेरेंट की, कि वो अपने बच्चे के आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करे। अगर बच्चा यहाँ पर ऐसा होता है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए। तो पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऐसा ना हो कि बच्चे को त्याग दिया जाए। तो ये भी यहाँ पर एक वे फॉरवर्ड हो सकता है। फिर अवेयरनेस एंड एम्पावरिंग दिस कम्युनिटी, यहाँ पे क्या करना है, देखो आज के टाइम पर ना बहुत सारे ओपन फोरम्स अवेलेबल हैं, बड़े बड़े मंच अवेलेबल हैं, वहाँ पर अपनी फीलिंग्स को शेयर किया जाता है। जैसे प्लेटफॉर्म्स आप देखोगे गायसी, फिर उसके बाद में गैलेक्सी, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि यहाँ पर इंटरेक्ट करने में मदद करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर LGBTQ कम्युनिटी के लिए यहाँ पर मदद मिल सकती है, वो यहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर हम लोग इनके बारे में चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, इनके बारे में बता सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल देखने को मिलता है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है और अब कभी नहीं भूलोगे इसके बारे में। और मेंस के अंदर हमेशा इस आर्टिकल का मतलब जो उपयोग है वो कर लेना जब भी कोई क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट एडिटोरियल हम लोग इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कस करेंगे। इंक्लूजन ऑफ क्लाइमेट चेंज इन पॉलिसी इज़ अ क्रूशल फॉर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, यानी क्लाइमेट चेंज जो है इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी के ऊपर पड़ रहा है। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर जो भी हम लोग अगर इसको ठीक कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को, तो इससे डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। तो एक रेलिवेंट आर्टिकल है, GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से इसको रिलेट कर सकते हो। नाउ अगेन क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे स्क्रीन पर देखना है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलना है। ये सारे पॉइंट्स जो है ना उस आर्टिकल के मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। तो क्लाइमेट चेंज आर रोड ब्लॉक टू इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है ना वो हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा रोड़ा बना हुआ है रास्ते में। तो वो क्या है समझते हैं। सबसे पहली बात आप देखोगे तो क्लाइमेट चेंज लगातार चर्चा में है क्या क्लाइमेट चेंज? लगातार आप देखोगे पोल्यूशन हो रहा है, गर्मी इंक्रीज़ हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, वो बेसिकली क्लाइमेट चेंज कहलाता है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया कि हम लोग अगर एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो टॉप मतलब आने वाले 10 सालों के अंदर टॉप 5 चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी जिन चीज़ों का रिस्क है, ठीक है ना, जिन चीज़ों का रिस्क सबसे बड़ा देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात ह्यूमन मेड एनवायरमेंट डिजास्टर, यानी कि मानव के थ्रू कुछ ऐसी हरकतें की जा रही है जिससे कि एनवायरमेंटल डिजास्टर्स बड़े बड़े देखने को मिल सकते हैं। क्लाइमेट एक्शन फेलियर, नेचुरल डिजास्टर, बायोडाइवर्सिटी लॉस, एक्सट्रीम वेदर यानी कि पेड़ पौधे का ख़त्म होना, जानवरों को ख़त्म होना, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ना, नेचुरल डिजास्टर आना, आने वाले कुछ 10 सालों में हम लोग देख पाएंगे ये 5 सबसे बड़े रिस्क बनकर निकल सकते हैं, ऐसा इस रिपोर्ट के थ्रू बताया गया। इनफैक्ट
जो आज के टाइम पर नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स हैं 2018 के, यानी 2018 के जो नोबेल प्राइज़ विनर हैं जिनका नाम है विलियम डी नॉर्डस एंड पॉल रोमर, इन दोनों को यहाँ पे अवार्ड दिया गया। किस लिए? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बताया कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है डायरेक्टली यहाँ पे लॉन्ग टर्म पे मैक्रो इकोनॉमिक के ऊपर पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्टली यहाँ पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। वो कैसे पड़ेगा वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो आज के टाइम पर दुनिया भर की कंट्रीज़ जो है ना वो इसी चैलेंजेस से सफ़र कर रही हैं, और ख़ासकर जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो खासकर जैसे इंडिया आज के टाइम पर एक वल्नरेबल कंडीशन पर है जो कि क्लाइमेट चेंज से बुरी तरह से सफ़र कर रहा है, और आने वाले टाइम पर सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है। पहली चीज़, क्लाइमेट चेंज क्या होता है? क्लाइमेट चेंज का मतलब है टेम्परेचर के अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो जाना, टेम्परेचर बढ़ जाना, वेदर पैटर्न जो चेंज हो जाना, उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज नेचुरल भी हो सकता है, नेचुरली भी यहाँ पर सोलर साइकिल की वजह से गर्मी बढ़ सकती है, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि 1800 से ही ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, मानव की कुछ एक्टिविटीज़ हैं, वही एक मेजर ड्राइवर है इस क्लाइमेट चेंज का। उसी एक्टिविटीज़ की वजह से ये क्लाइमेट चेंज लगातार इंक्रीज़ हो रही हैं। कर क्या रहा है इंसान? तो फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहा है, कोयला जला रहा है, ऑयल जला रहा है, गैस जला रहा है, उसकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज वाली प्रॉब्लम डेवलप हुई भी है। फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, इससे क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होता है, यानी पोल्यूशन होता है, जो कि हमारे पृथ्वी पर जब घूम रहा है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज़ होगा, तो जो सन की गर्मी है उसको हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पकड़ के रखता है, वो गर्मी को और ज़्यादा बढ़ाता है, टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ने लगता है। फिर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, इससे क्या होगा? जो हमारी बर्फ़ हैं, यानी कि जो हमारे पोल्स के ऊपर आपको बड़े बड़े बर्फ़ देखने को मिलते हैं, वो सब पिघलना स्टार्ट हो जाती हैं, और जब वो बर्फ़ पिघलेंगी तो उससे क्या होगा? जो समुद्र का स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो इससे क्या होगा? फ्लड्स आएंगे, और फ्लड्स आएंगे तो उससे क्या होगा? जो आइलैंड्स छोटे छोटे वो सब डूब जाएंगे। इनफैक्ट भारत का भी बहुत बड़ा जो एरिया है वो कोस्टल एरिया देखने को मिलता है, वो भी डूबता हुआ नजर आएगा। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद में यहाँ पर ये मेंशन करते हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखो, इंडिया का जो क्लाइमेट है ना वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई देखने को मिलेगा। कहीं पर ठंड, कहीं पर गर्मी, कुछ इस प्रकार की चीज़ें नज़र आती हैं। हिमालय वाले रीजन में आपको ठंड देखने को मिलेगी, बाकी इधर ट्रॉपिकल वाले रीजन पर आओगे तो आपको गर्मी देखने को मिलेगी। तो क्लाइमेट के अंदर बहुत सारे वेरिएशंस भारत के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये मैंने आपको बताया, नॉर्थ में गर्मी हो गई, नॉर्थ में ठंडी हो गई, इधर हम इंडिया के अंदर साउथ में गर्मी हो गई, यानी ऊपर हिमालय वाले रीजन में ठंडी हो गई, ट्रॉपिकल वाले रीजन में गर्मी पड़ गई। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बारिश, मेघालय वगैरह के अंदर देखोगे तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कुछ डेजर्ट है वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो क्लाइमेट को लेकर अलग अलग वेरिएशंस भारत में देखने को मिलते हैं, और इस वेरिएशंस का इंडिया को डायरेक्ट बेनिफिट भी मिलता है, क्योंकि हम लोग अलग अलग फसलें लगा पाते हैं, है ना। क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारा नेचुरल रिसोर्स आपको देखने को मिलेगा, हमारी पॉपुलेशन डायरेक्टली उस पर विश्वास करती है। और आज के टाइम पर जो भी हम लोग फसल लगा रहे हैं, उस फसल की कंडीशन पे क्या करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा बारिश के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अब होता क्या है कि भाई इतना सब कुछ हो रहा है, अलग अलग आपको वेदर पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। इसी चीज़ के अंदर जो क्लाइमेट चेंज वाली प्रॉब्लम है ना, ये क्या करती है? वेदर पैटर्न को लेस प्रेडिक्टेबल बना देती है। मतलब वेदर कैसा रहेगा हमें अब पता ही नहीं चल रहा है। जहाँ पे ठंडी हो रही थी वहाँ पे गर्मी पड़ रही है, जहाँ पे गर्मी हो रही थी वहाँ पे ठंडी पड़ रही है। इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। यानी वेदर का पैटर्न हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और वेदर नहीं पता होगा कैसा चलेगा या कैसा भी वेदर यहाँ पर होगा, तो फसलों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। और इंडिया एक की जो इकोनॉमी है वो बेसिकली एग्रीकल्चर की वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्रो करती है। तो डायरेक्टली आप कह सकते हो एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि इंडियन एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की वजह से जाना जाता है। और यहाँ पर अगर ये वेदर को लेकर ये कंडीशन होगी कि वेदर का प्रेडिक्शन हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो डायरेक्टली फसलों को, अनाज को डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। फिर ये बोलते हैं कि इस क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, हमारी भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर कैसे पड़ सकता है, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपकी फसलें ख़त्म हो जाएंगी, फसलों का जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से हम लोग वेदर का पता नहीं लगा पा रहे हैं, और इसकी वजह से अच्छे से फसल की प्लांटेशन नहीं हो पा रही है। इससे क्या होगा? हमारे पास में फसल का प्रोडक्शन कम होने लगेगा। इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा। दूसरा इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट ऑन लाइव स्टॉक, यानी जो गाय भैंस हैं, जो कि इंडिया के अंदर अगेन इनकी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। ये जो एनिमल्स हैं इनका यूज़ करते हैं हम लोग दूध को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। डेयरी मिल्क के मामले में इंडिया एक वन ऑफ द टॉप कंट्री आपको देखने को मिलता है।
तो होगा क्या, अगर इस क्लाइमेट चेंज, ये जो गर्मी बढ़ेगी, तो इस हीट की वजह से जो यहाँ पे गाय को खाने के लिए हम लोग फॉडर यानी कि जो चारा वगैरह बनाते हैं वो चारा नहीं बन पाएगा। अब गाय को खाने को नहीं मिलेगा तो मिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। प्लस जितनी गर्मी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा बीमारियां बढ़ेंगी। अभी आप लोग लंपी स्किन डिजीज़ देख पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा फैली है, हज़ारों गाय भैंसों को मार दिया उसने। तो जितनी बीमारियां बढ़ेंगी, जितनी गर्मी बढ़ेगी उतनी बीमारियां बढ़ेंगी, ऐसा भी यहाँ पर आप कह सकते हो। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा डायरेक्टली हमारी लाइफ स्टॉक को। तो गाय भैंस अगर मरेंगी तो डायरेक्टली हमारा जो डेयरी इकोनॉमी है वो यहाँ पर आप कह सकते हो डाउन हो जाएगी। अगेन इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तीसरा आता है रिड्यूस लेबर फोर्स। जो लेबर वर्कफोर्स है यानी कि जो मजदूर काम कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन में या फिर अलग अलग जगह पर, ये लोग काम करना कम कर देंगे। क्यों? गर्मी जितनी ज़्यादा होगी इनकी प्रोडक्टिविटी उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि गर्मी सहना बहुत मुश्किल है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो गर्मी बढ़ रही है ना, तो इससे क्या होता है, जो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस है, दिमागी जो संतुलन है और दिमाग का जो परफॉर्मेंस है बेसिकली, वो यहाँ पर काफ़ी कम हो जाता है। तो जो लोग पहले 10 घंटे काम क्या कर रहे थे वो 6 घंटे काम कर रहे हैं। तो 10 घंटे काम करके प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था, अब 6 घंटे काम करके प्रोडक्शन कम हो रहा है। अब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था पहले तो एक्सपोर्ट भी ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन अब प्रोडक्शन कम होगा तो एक्सपोर्ट भी कम करेंगे। एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है तो फिर यहाँ पर क्या होता है, हम लोगों को बहुत सारा पैसा कमाने को मिलेगा, लेकिन एक्सपोर्ट कम होगा तो फिर पैसा भी कम आएगा, डायरेक्टली इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये भी डायरेक्टली यहाँ पर आप कह सकते हो गर्मी जो है हमारे इकोनॉमिकल चीज़ों से लिंक करती है। फिर एक टॉपिक आता है एनर्जी क्राइसिस। अगर आप लोग देखोगे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अकॉर्डिंग तो इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है वो 2030 तक डबल होने वाली है। हम लोगों को बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, और अगर क्लाइमेट चेंज भी ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो गर्मी और बढ़ेगी, तो लोगों की डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको उस घर के अंदर सामान भी उतना ही चाहिए, फ्रिज कूलर सब कुछ चाहिए चलाने के लिए। और उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें बिजली को बनाना होगा। बिजली को बनाने के लिए क्या करना होगा, पैसा खर्च करना होगा, उसके लिए कोयला भी जलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी अगेन एनवायरमेंटल और साथ ही साथ में यहाँ पर इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद में आप देखोगे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है गर्मी की वजह से। जैसे देखो, अगर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वो टिक जाएगा, लेकिन अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो यहाँ पर वो टूट जाएगा, तो इकोनॉमी के लिए अगेन खतरा बनेगा। जैसे एग्जांपल, इंडिया ने लगभग $3 बिलियन पैसा खर्चा है जो भी डैमेज हुआ था फ्लड्स की वजह से उसके ऊपर। पिछले 10 सालों में जो भी फ्लड आए, जो भी बाढ़ आई है, उसकी वजह से जो भी यहाँ पर डैमेज हुआ है उसमें भारत ने $3 बिलियन खर्चा है। तो आप इमेजिन कर सकते हो इतना पैसा, $3 बिलियन, जो कि हमारे आप कह सकते हो अगर इकोनॉमिकली लॉस माने तो 10% का ये लॉस है भारत के लिए। फिर साल 2020 में साइक्लोन अम्फान आया, इसकी वजह से भी क्या हुआ, 13 मिलियन लोगों की जान गई, यानी कि लोगों का भी नुकसान हुआ, लोगों की भी जान गई। तो क्या हो रहा है, ये क्लाइमेट चेंज जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है इसकी वजह से इतनी सारी चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये भी डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी के ऊपर असर कर रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया पैसों का खत्म हुआ, पैसों का लॉस हुआ। दूसरा यहाँ पे लोगों की जान गई, लोगों की जान गई, तो इसकी वजह से अगेन जो भी यहाँ पर कंट्री के अंदर प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। तो डायरेक्टली इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है इस क्लाइमेट चेंज का, ऐसा यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। फिर ऑथर लास्ट में मेंशन करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्या हो सकता है वे फॉरवर्ड। सबसे पहली बात मिटिगेशन, यानी कि नेचर बेस्ड सोल्यूशन की तरफ बढ़ो, यानी क्लीन और ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करो। यानी जो भी आज के टाइम पर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है कोयले से, तो वह उसकी बजाय सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इसका इस्तेमाल किया जाए। ये क्या करेगा, ये बेसिकली इंडिया के अंदर पोल्यूशन को कम से कम करेगा और रोज़गार बढ़ाएगा। दूसरा यहाँ पर क्या होगा, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अपने जंगलों को बचा सकते हैं। जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट क्या करता है, हमारी बारिश को, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है। जंगल के अंदर जितने ज़्यादा पेड़ हैं एनवायरमेंट को उतना ज़्यादा वो रेगुलेट करेंगे। जितना पोल्यूशन हो रहा है उस पोल्यूशन को वो जंगल ही एब्जॉर्ब तो कर रहे हैं, वो सारा पोल्यूशन जंगल पी रहे हैं, आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो जंगल को प्रोटेक्शन मिलेगी तो ही वो यहाँ पर जंगल सपोर्ट करेगा आपको भी, तो जंगल को बचाना ज़रूरी है। तीसरा काम कर सकते हैं प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। जो भी कूड़ा करकट है आज के टाइम पर उसका मिस मैनेजमेंट बहुत होता है, और इसकी वजह से भी यहाँ पर आप कह सकते हो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो कूड़े करकट का प्रॉपरली आपको मैनेजमेंट करना होगा, प्रॉपरली प्लांट्स आपको बनाने होंगे, प्लांट्स जो है वो लगाने होंगे, है ना।
अलग अलग यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगानी होंगी जो कि प्रॉपरली इस वेस्ट को सही से मैनेज कर सकें, रिसाइकिल कर सकें। और अगेन इंडस्ट्री जो भी बड़े बड़े प्लांट्स लगेंगे जहाँ पर वेस्ट को टैकल किया जाएगा, तो वहाँ पे लोगों की रिक्वायरमेंट भी होगी, लोग काम करने के लिए भी चाहिए होंगे। अब लोग काम करने के लिए चाहिए होंगे तो इससे क्या होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगे, ये कर सकते हैं। प्लस फार्मिंग के अंदर कुछ नई नई प्रैक्टिसेस को ऐड किया जा सकता है। देखो हम लोग इरिगेशन बेस्ड फार्मिंग कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें रेनफॉल पर, उसके बदले में मतलब बारिश का कुछ ऑल्टरनेटिव हम लोग लेकर आ सकते हैं। प्लस जो डिज़ास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाना होगा, यानी कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, ऐसी बिल्डिंग बनाओ जिसके ऊपर बाढ़ का कोई असर ना हो, ऐसी रोड बनाओ जो कि बाढ़ की वजह से कोई ख़राब ना हो, यानी कंस्ट्रक्शन ऐसा करो जिसके ऊपर डिज़ास्टर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, ऐसा यहाँ पर बोला गया। क्योंकि कोई भी डिज़ास्टर आता है, बाढ़ आई, उसकी वजह से यहाँ पर कोई बिल्डिंग गिर गई, सरकारी बिल्डिंग गिर गई या कुछ भी गिर गया, तो डायरेक्टली सरकार के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पे पैसा खर्च करके उसको दोबारा से रिपेयर करना होगा। क्लियर हो गया। फिर एक और काम कर सकते हैं, पैसिव कूल टेक्नोलॉजी। घर के अंदर गर्मी है तो अभी बिजली का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर रहे हो, तो उससे अच्छा यह है कि घर के अंदर कुछ छोटे छोटे कदम उठाओ। कदम का मतलब यह है कि घर की जो छत है उसको वाइट कलर का पेंट करवा लो, उससे घर ठंडा रहेगा। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे और स्टेप्स हैं जो कि आपके घर के अंदर कूलिंग इफेक्ट लेकर आ सकते हैं, जो कि बहुत लंबे समय पहले हम लोग यूज़ किया करते थे। तो ये बेसिकली यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जिससे कि हम लोग टैकल कर पाएंगे क्लाइमेट चेंज को। क्लियर हो गया। चलो आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। नेक्स्ट एक और छोटा सा एडिटोरियल आपको देखने को मिलेगा, फ्योर ओवर लोकायुक्ता। अब यहाँ पर देखो लोकायुक्ता को लेकर ना केरला में विवाद बना हुआ है। वो विवाद क्या है और समझते हैं। इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 से रिलेट कर पाओगे। न्यूज़ क्या है समझते हैं। देखो क्या हुआ, केरला की सरकार ने रिसेंटली यहाँ पर एक अमेंडमेंट को प्रपोज किया। अमेंडमेंट यानी कि संशोधन। कौन से एक्ट के अंदर संशोधन किया गया? केरला लोकायुक्ता एक्ट 1999। इसके अंदर यहाँ पर इन्होंने बोला कि हमें संशोधन करना है। और जैसे यहाँ पर संशोधन के लिए आगे बढ़े, क्या होता है, ओपोजिशन की साइड से बुरी तरह से क्रिटिसिज्म होता है, आलोचना होती है कि केरला गलत कर रहा है, केरला की सरकार गलत कर रही है इसके अंदर अमेंडमेंट कर कर। क्यों? इससे क्या होगा, इससे केरला सरकार अपने आप को बचाना चाहती है। क्योंकि ये जो एक्ट है ये क्या करता है, इस एक्ट की मदद से सरकार जो भी करप्शन कर रही है वो हम लोग बाहर निकाल सकेंगे। लेकिन इस एक्ट के अंदर बदलाव यही कर रही है सरकार कि जो करप्शन को ख़त्म करने वाले लोग हैं, करप्शन को ख़त्म करने वाली जो बॉडीज़ हैं, उनकी पावर्स को कम कर दिया जाए, उनकी पावर्स को लिमिट कर दिया जाए। तो यहाँ पे सरकार के पास में थोड़ी ज़्यादा पावर आ जाएगी, करप्शन और बढ़ जाएगा, ऐसा यहाँ पर लोगों का कहना है। तो क्या चेंजेस करे जा रहे थे मैं आपको बताता हूँ। देखो केरला की कैबिनेट ने ना रिसेंटली इन्होंने रेकमेंड किया गवर्नर को, और इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि केरला के अंदर जो लोकायुक्ता एक्ट है, लोकायुक्ता कौन है, एक ओम्बड्समैन जो कि क्या कर रहा है बेसिकली, मतलब आप कह सकते हो कि लोकायुक्ता एक बॉडी है जहाँ पे जो ये बॉडी है इसका काम यह है कि करप्शन को रोकना, जो भी यहाँ पर भ्रष्टाचार है जो सरकार कर रही है उसको रोकने का ये काम करता है। तो यहाँ पे केरला चाहता यह है कि लोकायुक्ता जहाँ पर भी एक तरीके से कुछ भी सर्च वगैरह करे, कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करे, और उसके बाद में जो भी अपना वर्डिक्ट दे, जो भी अपना निर्णय सुनाए लोकायुक्ता, उस निर्णय को ना माना जाए। यानी कि जो भी निर्णय लोकायुक्ता का आएगा उसके बाद सरकार के ऊपर ये डिपेंड करता है कि सरकार उसको माने या ना माने। तो ये कैसी बात हो गई? ये तो बात यही हो गई ना कि एक इम्पॉर्टेंट बॉडी हमारे पास में जिसके इम्पॉर्टेंट दांत हुआ करते थे उसके दांत तोड़ दिए गए हैं। यानी कि क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि टूथलेस एडवाइजरी बॉडी बन चुकी है। यानी लोकायुक्ता पहले करप्शन को रोकने का काम करता था, अब ये रोकेगा भी, अगर कुछ बोलेगा भी तो भी सरकार के पास पावर रहेंगी कि सरकार उसको माने या ना माने। तो ये बेसिकली ना सरकार एक चेंज करना चाह रही थी इस एक्ट के अंदर में, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है और बोला जाता है कि भैया ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारी पावर सरकार अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है, लोकायुक्ता का फिर काम ही क्या हुआ। तो ये तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब हम लोग समझते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है लोकपाल या लोकायुक्ता का, ये क्या देखने को मिलता है और समझते हैं। सबसे पहली बात देखो, मैं आपको थोड़ा सा और बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपको देखने को मिलेगा यूनियन लेवल, यानी कि केंद्र सरकार का लेवल हो गया, और स्टेट लेवल। यूनियन लेवल पर आपको देखने को मिलते हैं हमारे प्रेसिडेंट, है ना। केंद्र सरकार के लेवल पर होते हैं प्रेसिडेंट और स्टेट पर होते हैं गवर्नर, ये आपको पता ही है। वैसे केंद्र सरकार के पास होता है प्राइम मिनिस्टर, और इधर स्टेट गवर्नमेंट के पास में, राज्य सरकार के पास में होता है चीफ मिनिस्टर। वैसे ही केंद्र सरकार के पास में होता है लोकपाल और राज्य सरकार के पास में होता है लोकायुक्ता। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो लोकपाल होता है यूनियन के लिए, लोकायुक्ता होता है राज्यों के लिए यानी स्टेट्स के लिए।
और इन लोगों को कैसे बनाया गया, इस बॉडी को कैसे एस्टेब्लिश किया गया? इस बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया है एक पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से। उस एक्ट का नाम है लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013। अब जो ये इंस्टीट्यूशंस है, ये स्टैचुरी बॉडीज़ हैं, इनको कोई भी संवैधानिक स्टेटस नहीं मिला है। स्टैचुरी बॉडीज़ हैं, एक एक्ट के माध्यम से बनाई गई हैं। इनका काम क्या है? इनका काम यह है कि ओम्बड्समैन की तरह काम करना, यानी कि कोई भी पब्लिक फंक्शनरी या कोई भी ऐसे मैटर है जहाँ पे करप्शन हुआ है, उस करप्शन के अगेंस्ट स्टेप उठाना, उस करप्शन को इंक्वायर करना, इन्वेस्टिगेशन करने का काम लोकपाल लोकायुक्ता का है। राज्य सरकार जहाँ पे करप्शन कर रही है उसको लोकायुक्ता देखेगा, जहाँ पे केंद्र सरकार करप्शन कर रही है उसको लोकपाल देखेगा। इनफैक्ट इनके पास में पावर्स बहुत ही ज़्यादा होती हैं। कैसी होती हैं आगे मैं आपको बताता हूँ। तो लोकपाल लोकायुक्ता एक्ट जो 2013 है ना, ये बात ये करता है कि हम भैया लोकपाल बनाएंगे और उस लोकपाल को हेड करेंगे एक चेयरपर्सन। वो जो चेयरपर्सन है वो कौन हो सकता है? या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो सकता है। ये बात बताई गई। वैसे यहाँ पर बोला गया कि इन बॉडीज़ के अंदर जो मेंबर्स होंगे, यानी लोकपाल के अंदर जो मेंबर्स होंगे, वो तो यहाँ पर मैंने आपको बताया चेयरपर्सन होंगे एक, वो तो आपने समझ लिया। चेयरपर्सन के अलावा जो इसके मेंबर्स होंगे बेसिकली 8 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते। और वो जो 8 मेंबर होंगे इसमें से भी 50% जुडिशल मेंबर्स होंगे और बाकी 50% यहाँ पर SC ST OBC माइनॉरिटी और वेमेन को भी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है ना। बाकी लोकपाल को अपॉइंट किया गया था मार्च 2019 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। करेंट टाइम के लोकपाल कौन है नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। नाउ लोकपाल के पास में पावर क्या होती है? मैंने आपको बताया कि जो हमारे केंद्र सरकार लेवल के लिए लोकपाल बनाया गया है ना, इसके पास में पावर है कि ये बहुत सारे करप्शन को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। करप्शन कौन कर सकता है, मतलब किस किस के छानबीन नहीं कर सकता ये, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो मिनिस्टर हो कोई भी हमारे यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में, चाहे वो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे कोई भी यूनियन गवर्नमेंट हो, या कोई भी ऑफिशियल हो जो ग्रुप ABCD के अंदर काम कर रहा है, यानी कि ABCD वाले जो भी यहाँ पर ग्रेड वाले लोग काम कर रहे हैं, कोई भी मेंबर होगा सरकारी लेवल पर, उन सब की यहाँ पर छानबानी कर सकता है ये लोकपाल। ठीक है ना। तो ये आप देख पाओगे। प्लस इसके अलावा भी यहाँ पे आप कह सकते हो कोई बॉडी है, इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, प्लस कोई सोसाइटी है, ट्रस्ट है, कोई बॉडी है जिसके पास में 10 लाख रुपए तक की फंडिंग भी आ रही है, बाहर से पैसा आ रहा है, इन सब को यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने की पावर लोकपाल के पास में है। अगर इनमें से कोई भी करप्शन करता है तो लोकपाल उस चीज़ को देखने का पावर रखता है। वैसे ही आपको लोकायुक्ता देखने को मिलेगा। लोकपाल के बारे में मैंने बताया आपको। अब वैसे ही आपको स्टेट्स के अंदर लोकायुक्ता देखने को मिलता है। तो जो सेक्शन 63 है लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 का, वो यहाँ पर ये बोलता है कि जितने भी राज्य हैं, हर एक राज्य के पास में पावर है कि वो अपना खुद का लोकायुक्ता बनाएगा। उनको बेसिकली अपने पास एक लोकायुक्ता बनाना है और जो भी लोकायुक्ता होगा उसका काम होगा कि सरकार जो भी करप्शन कर रही है उस करप्शन को टैकल किया जाए, उससे निपटाया जाए। ठीक है ना। तो लोकायुक्ता के पास में ये सारी पावर्स आती हैं। 2013 का जो ये एक्ट पास किया गया था ना, उसके बाद से जो लोकायुक्ताज हैं वो ऑलरेडी कुछ राज्यों में परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, कर्नाटका के अंदर आप देख पाओगे ये पहले से ही एक्टिव नज़र आते हैं। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ चुका होगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट पहले ही बोल चुका है कि देखो, सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोल दिया था कि भैया लोकायुक्ता को बनाया जाए और ज़्यादातर स्टेट्स के पास में अपना खुद का आपको लोकायुक्ता देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर केरला की सरकार चाहती यह है कि लोकायुक्ता की जो पावर्स है वो कम कर दिया जाए। लोकायुक्ता अपना जो भी सुनवाई करे, जो भी यहाँ पर अपनी निर्णय दिए किसी भी मुद्दे को लेकर, तो वो निर्णय सरकार वहाँ की माने या ना माने उनके ऊपर होना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दी है। अब चलते हैं कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की तरफ। ना यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है, वो क्या है? PM मोदी ने अभी उद्घाटन किया है कैनाल का इन गुजरात। तो गुजरात का जो कच्छ वाला रीजन है वहाँ पर एक कैनाल का उद्घाटन किया गया है। तो इसमें कुछ अलग से डेटा नहीं था, इस वजह से डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। इस वजह से मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कवर कर रहा हूँ। जॉनसन बेबी वाला यहाँ पर पूरा केस मैंने आपको समझा दिया है। देन आते हैं वर्ल्ड पेज के ऊपर, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो US के कुछ वॉरशिप्स, US के कुछ लड़ाकू जहाज़ यहाँ पर ताइवान के स्ट्रेट के आसपास देखने को मिले हैं। आपको पता होगा ताइवान चाइना का अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। रिसेंटली यहाँ पर ताइवान के अंदर जो US की एक मेंबर थी नैन्सी पेलोसी, वो पहुंचती हैं और उसकी वजह से चाइना काफ़ी नाराज़ भी होता है। लेकिन अब चाइना के जो वॉरशिप्स लड़ाकू जहाज़ वो आपको ताइवान स्ट्रेट से गुजरते हुए नज़र आएंगे। तो इसमें यहाँ पर चाइना कुछ नहीं कर पाया, चाइना सिर्फ इन चीज़ों को देख ही रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ये इस आर्टिकल में बताया गया, मतलब कुछ अलग से पढ़ने वाली बात नहीं है, ऐसी बात है जो कि आप लोग बस खाली दिमाग में स्टोर कर लो।
यानी छोटी छोटी बातें हैं। पाकिस्तान के अंदर हमने देखा बाढ़ आई है और बहुत ज़्यादा तगड़ी बाढ़ देखने को मिली है, जिसकी वजह से लगभग आप कह सकते हो 1000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और करोड़ों लोग यहाँ पे इम्पैक्ट हुए हैं। तो पाकिस्तान आज के टाइम पर मदद मांग रहा है दुनिया भर की कंट्रीज से, ताकि वो कंट्रीज़ इनकी हेल्प कर सकें, क्योंकि इस बाढ़ की वजह से काफ़ी नुकसान पाकिस्तान ऑलरेडी फेस कर रहा है। तो ये बात यहाँ पे बताई गई, तो ये आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड पेज पर। बाकी आज मंडे है, मंडे में आपको पता है कि जो इकोनॉमी का पेज है वो नहीं आता है, तो यहाँ पे आप लोग उस पेज को स्किप कर सकते हो। बाकी जो भी रेलेवेंट आर्टिकल्स से छोटे आर्टिकल्स वो मैंने आपके साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अब फटाफट हम लोग चलते हैं अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन की तरफ। आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या है? अच्छा, एक छोटा सा आर्टिकल और है। यहाँ पे एक आर्टिकल है, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ रिहैब सेंटर कंप्लीट्स 20 ईयर, यानी जो सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन है उसने अभी 20 साल पूरे कर लिए हैं। काजीरंगा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बेसिकली, उसको देखने के लिए एक बॉडी बनाई गई थी, एक सेंटर था जो कि वहाँ पे जो भी जानवर हैं उनको एक तरीके से प्रोटेक्शन देने का काम करता है। उस सेंटर ने अभी पूरे 20 साल पूरे करे, इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। तो क्या है काजीरंगा नेशनल पार्क? बस खाली इतना जान लो, इसको मैं आपको बताता हूँ। काजीरंगा नेशनल पार्क बेसिकली असम में स्थित है। उसके बाद में इसको एक नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 1974 में, एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया 2007 के अंदर। इंटरनेशनल स्टेटस की बात करें तो एक वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है जो कि 1985 में बनाई जाती है। उसके बाद में इसको एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया रिकग्नाइज़ किया जाता है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के थ्रू। बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करें तो ये एक घर है, दुनिया के सबसे ज़्यादा एक सींग वाले जो गैंडा है, 1 हॉर्न राइनोस, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और उसके बाद पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आपको 1 हॉर्न राइनोस देखने को मिल जाते हैं। और इन राइनोस के अलावा यहाँ पे और भी बड़ी बड़ी 4 जानवरों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाटिक वाटर बफलो। बाकी बहुत सारी नदियाँ और हाईवे यहाँ से पास होता है। नेशनल हाईवे 37 इस पर्टिकुलर पार्क से पास होता है। प्लस इस पार्क के पास में लगभग 250 से ज़्यादा सीजनल वाटर बॉडीज़ नज़र आती हैं। डिप्लू रिवर भी यहाँ से ही रन करती है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं किस चीज़ को लेकर, काजीरंगा नेशनल पार्क को लेकर, जिसको आप लोग ध्यान में रख सकते हो। नाउ अब एक छोटा सा आर्टिकल और है। ये जो पिक्चर है ये बात करती है स्नेक बोट के बारे में। स्नेक बोट रेस क्या है इसको समझते हैं। स्नेक बोट रेस को देखो, स्नेक बोट रेस ना स्टार्ट होने वाली है 4 सितंबर से, तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। इसको हम लोग नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, स्नेक बोट रेस क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे जो ये आपको नाव देखने को मिल रही है सांप की तरह है, ठीक है ना, ऐसे करके सांप की तरह है, इस वजह से यहाँ पर इसको स्नेक बोट बोला गया। इसकी रेसिंग करवाई जाती है केरला के अंदर में, तो इसको हम लोग नेहरू बोट रेस के नाम से भी जानते हैं। एक पॉपुलर वल्लमकाली बोट रेस है जो कि यहाँ पे आप कह सकते हो पुनामदा जो लेक है ना केरला के अंदर, उस लेक पर होती है अगस्त के महीने में हर साल, लेकिन अभी सितंबर 4 पर आपको देखने को मिलेगी। तो जो मोस्ट पॉपुलर ये जो रेस है बेसिकली आपको देखने को मिलती है, जिसको हम लोग स्नेक बोट के नाम से जानते हैं। स्नेक बोट रेस यहाँ पर इसको इंग्लिश में बोला जाता है, और इसको हम लोग नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के थ्रू रिकग्नाइज करते हैं, यानी नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में वेम्बनाड, एक सबसे लॉन्गेस्ट लेक आपको देखने को मिलेगी इंडिया के अंदर, जो कि केरला के काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फैली हुई है, और यहाँ पर भी एक तरीके से स्नेक बोट करवाई जाती है। तो आप लोग ये रेस को देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये कुछ डेटा था छोटा सा। अब चलते हैं एंड पर और फटाफट देखते हैं अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन के आंसर को। थंबनेल वाला आर्टिकल LGBTQ वाला ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। तो 2016 का जो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था वो क्या था? INS अस्त्रधारिणी जो है वो क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी मतलब ये एक टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल है। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।